भोपाल में ये रजिस्टर्ड है, एमपी में। इट वॉज रजिस्टर्ड अंडर द कॉम्पोजिशन स्कीम। पहले कहाँ पे थी? कॉम्पोजिशन में। बट ऑन 15 जुलाई द टर्नओवर क्रॉस 1.5 करोड़। नाउ वो क्या होगी? रेगुलर स्कीम में रजिस्टर्ड होगी। कौन सा सेक्शन था आईटीसी का? 18। आईटीसी अवेल होगा, आईटीसी रिवर्स होगा। जो तो कॉम्पोजिशन तो रेगुलर चले, आईटीसी अवेल होगा। आईटीसी अवेल किदन दे हेल्ड गुड्स ਦਾ ਹੋਊਗਾ? ਜਿੱਦਣ ਆਪਾਂ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਚ ਆ ਗਏ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ अंडर, पहले अपन अंडर कॉम्पोजिशन थे, बट ऑन 15 जुलाई को टर्नओवर एक्सीड होगी। तो 14 जुलाई की इन्वेंटरी का आईटीसी मिलेगा कि 15 जुलाई की इन्वेंटरी का? 14, क्योंकि 15 तारीख नवे दिन चढ़ गई, 14 का मिलेगा। डिटेल्स ऑफ द स्टॉक एज ऑन 14 जुलाई क्या है? इनवॉइस डेटेड 12 अप्रैल 2023, 10,15,000। आईटीसी मिलेगा क्या? आईटीसी मिलेगा क्या? क्यों? क्योंकि इनवॉइस कितना पुराना हो गया? 1 साल से ज्यादा पुराना, तो फिर आईटीसी नहीं मिलेगा। इधर 1 साल वाली गल है। इनवॉइस डेटेड कितना? 18 नवंबर 2023, 14,50,000 रुपये फ्रॉम टीएस ट्रेडर रजिस्टर्ड इन बीकानेर जयपुर। आईटीसी मिलेगा कि नहीं? 18 नवंबर 2023 तो आईटीसी मिलेगा। अच्छा, गल ये है, ये क्या कह रहा है? रॉ मटेरियल परचेजेस मेड एज फॉलोज। टोटल कितने लाख का खरीदे? 40 लाख का। 40 लाख की बाइफर्केशन दी थी। 14 ते 10 24, 24 65, और रेस्ट ऑफ द रॉ मटेरियल। रेस्ट ऑफ द रॉ मटेरियल कितना रह गया फिर? 40 लाख माइनस 24 65 चो 14 10 24, 24 65, 40 लाख चो 24 65 घटाया, कितना रह गया? 15,35,000। रेस्ट ऑफ द रॉ मटेरियल वर इनवॉइस्ड ऑन 25 मार्च 2024। ਇਹਦਾ ਆਈਟੀਸੀ ਮਿਲੂ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹਦਾ ਵੀ ਮਿਲੂਗਾ। ਵਿਚਾਲੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਦੇਖ ਲਓ ਮਿਲੂਗਾ कि नहीं। अपन ने किससे खरीदा था? फ्रॉम टीएस ट्रेडर खरीदा था, जो कि रजिस्टर्ड था जयपुर में, तो मिलेगा ही। सही है, तो 2 का मिलूगा। इधरों सैमी फिनिश गुड्स का मिलूगा, फिनिश गुड्स का मिलूगा। चल पे जी की दिक्कत लग गई सी। तो इन्हें तीनों चारों तो मिल जूगा। अच्छा, जी वैल्यूज है इधर 14-50 का भी मिल जूगा, सिर्फ 24 ओदा नहीं मिलना, 10-15 का। अच्छा, ये जो सारी वैल्यूज है, ये गुड्स की वैल्यू है या फिर जीएसटी की अमाउंट है? गुड्स की वैल्यू है ये। ਤੇ ਥੱਲੇ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਦੇਖਿਓ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਡਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ ਅਮਾਉਂਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ ਅਮਾਉਂਟ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਰੇਟ ਆਫ ਟੈਕਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਐਸਟੀ ਰੇਟਸ ਅੰਡਰ ਦ ਰੈਗੂਲਰ ਸਕੀਮ ਆਫ ਆਲ ਗੁੱਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਇੰਕਲੂਡਿੰਗ ਦ ਕੈਪੀਟਲ गुड्स, सारे होते 9% 18%। अच्छा, जो बाई नीचे बता रखे हैं ना, इधर क्या अलग अलग बता रहा है क्या? सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड आईजीएसटी। इनवॉइस ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ 'ਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ? एमपी में, मध्य प्रदेश में। ਆ ਜਿਹੜਾ 14,50,000 ਦੇ ਇਹ ਬੰਦਾ कितने रजिस्टर्ड है? जयपुर च। तो ये की बन गया? इंटर बन गया। तो इधर तो क्या बनेगा? आईजीएसटी। ਇਹਦਾ आईजीएसटी कितना बन गया? तो 2,61,000 ਦਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? आईजीएसटी। और ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਦਾ रॉ मटेरियल है, ਤੇ ਆਹ ਤਿੰਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੀ ਮੰਨੀਏ। इंट्रा था सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। टोटल कितना हो गया? टोटल का 9%। सीजीएसटी कितना हो गया? एसजीएसटी कितना हो गया? बोलो। टोटल करके टोटल का 9%, 959,850। तो 9,59,850, 9,59,850, 9,59,850 ਤੇ 2,61,000 ਸੀ। तो सी ऑप्शन होगी। फिर 2 नंबर आईटीसी के कॉलम च पाला। और इसके अलावा क्या आ गया? कैपिटल गुड। क्या कैपिटल गुड का आईटीसी मिलेगा?
ਜਦੋਂ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕੈਪੀਟਲ ਗੁੱਡ ਦਾ ਕਦੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। जब पहले आप क्या थे अनरजिस्टर्ड, अब क्या होने लगे नवी रजिस्ट्रेशन ले रहे हो, तो कैपिटल गुड का नहीं मिलेगा। चलो कितना मिलेगा, क्या मैं कह दूं 25 लाख का 18% मिलेगा सीधा, तो 5% पर स्टैंडर्ड क्वार्टर कटा के। चलो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले स्टैंडर्ड क्वार्टर लिखने पड़ेंगे। स्टैंडर्ड क्वार्टर कैसे लिखोगे, उसके लिए सबसे पहले क्या लिखो, लैप्स पीरियड। लैप्स पीरियड कैसे, कहाँ से कहाँ, इनवॉइस कितना है 1 सितंबर, और आप शिफ्ट कदों मार रहे हैं, कितने तक लैप्स पीरियड है, 14 तक 15 तक, 14 तक। नवा दिन किस दिन चढ़ गया, 15 ਨੂੰ ਚੜ ਗਿਆ नवा दिन, तो पुराना दिन किस दिन तक था, 14 जुलाई। अच्छा एक बात बता ना, एसिड के लिए भी 1 साल वाली बात एप्लीकेबल है कि इनवॉइस 1 साल तो पुराना नहीं होना चाहिए, ये गुड्स ਤੇ ਹੀ ਹੋ ਕਰਲੀ ਗੱਲ, दोवां ਤੇ ही है। एसेट और गुड दोनों के ऊपर वो बात एप्लीकेबल है कि इनवॉइस 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। चलो किन्ने क्वार्टर हो गए, सितंबर अक्टूबर कि कल सितंबर, क्वार्टर किन्ने होए गिनियो आपदे हिसाब नाल गिनो, कितने क्वार्टर हो गए, 4 5 6, 1 सितंबर 23, 1 दिसंबर 23, 1 मार्च 24, 1 जून 24, फिर जुलाई का भी चढ़ गया, तो फिर 1 जुलाई 24, तो 5 क्वार्टर हो गए। ਹੁਣ 5 क्वार्टर हो गए और 5% पर क्वार्टर, तो 25% हो गया। 25% ਛੱਡ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਲੈ ਲਓ, 75%। तो ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੋ, 25 ਲੱਖ ਦਾ ਟੋਟਲ CGST SGST ਕਿ IGST, CGST SGST 9% किया तो कितना बन गया, पूरा ITC बन गया। यार अब 75% कितना हो गया, 1,68,700, 1,68,750 ਦਾ CGST ਤੇ 1,68,750 ਦਾ SDST, ਤੇ what is the amount of ITC available, but D ऑप्शन आ गया, टोटल है ना 2 नंबर और ITC आगे। कह रहा कंपनी 10% SLM लगा रही है, क्या आपको फर्क पड़ता है किस रेट से डेप्शन लगा रहे हैं, इग्नोर मार दो। अब पहले अगला क्वेश्चन पढ़ो, कहता है शिवानंद स्टीयर इज रिक्वायर्ड टू फाइल द रिटर्न इन द फॉर्म CMP 08 फॉर द पीरियड। CMP 08 किस के लिए होती होगी, कॉम्पोजिशन। CMP स्टैंड्स फॉर कॉम्पोजिशन। कॉम्पोजिशन वाले ने क्या करना होता है, 18 तारीख ऑफ द क्वार्टर एंड, हर क्वार्टर जो एंड होगा, क्वार्टर कब एंड होता है, वही मार्च जून सितंबर एंड दिसंबर, जब भी क्वार्टर एंड होगा उस क्वार्टर एंड होने के अगले महीने की 18 तारीख, मतलब 18 अप्रैल, 18 जुलाई, फिर 18 अक्तूबर ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਕੁਆਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਉਹਦੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਕੇ ਉਹਦਾ ਦੱਸਣਾ, ਡਿਟੇਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਡਿਟੇਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, पूरे क्वार्टर ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਟੈਕਸ ਬੰਦਾ ਟੈਕਸ ਭਰਨਾ ਹੈ, डिटेल नहीं देनी, सिर्फ टैक्स भरना है, क्योंकि ये CMP 08 क्या है, एक फॉर्म है फॉर द पेमेंट ऑफ टैक्स। CMP 08 इज अ फॉर्म फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स, डिटेल जाती है GSTR ਦੇ ਵਿੱਚ, R नहीं है CMP है, रिटर्न होती तो डिटेल देंगे, क्योंकि CMP है तो सिर्फ पेमेंट देनी है। कहते CMP 08 ਕਿਹੜੇ पीरियड ਦੀ ਭਰਨੀ है, दिमाग लाओ, जब बंदा कंपोजिशन में तब भरनी है। डाउट यही है कि बंदा 15 जुलाई तो की हो गया रेगुलर, क्या जुलाई के मंथ की रेगुलर GSTR 1 और 3 भी भरनी पड़ेगी, यस। जी कंपोजिशन भरनी है सिर्फ 30 जून तक, 1 तो लेके 14 जुलाई की भी CMP 08 भरनी है, क्यों 1 से लेकर के 14 जुलाई की टैक्स नहीं भरना सरकार को, तो कंपोजिशन ही भरना है, फिर CMP 08 च जाऊगा, GSTR थोड़ी जाऊगा। ਆਪਾਂ 15 जुलाई तो रेगुलर च हो गए, तो 15 जुलाई एंड ऑनवर्ड जो टैक्स देना है वो आप GSTR के थ्रू देवांगे। 1 जुलाई तो 14 जुलाई तक टैक्स देना है वो तो CMP के थ्रू ही जावांगे ना, तो कहते CMP कदों तक दी भरनी है, तो आप 1 अप्रैल तो 30 जून तक भरनी है, एंड सैपरेट CMP फॉर 1 तो आंसर है। डाउट ये होगा भी सर अड कंसोलिडेटेड CMP फॉर 1 अप्रैल तो 14 जुलाई की लगता है इकट्ठी कर दिए क्या अड, जिवें कंपनी लॉ में है ना, कंपनी लॉ में फाइनेंशियल स्टेटमेंट कितने पीरियड के होते हैं,
फाइनेंशियल स्टेटमेंट किन्ने महीने दे 12 महीने दे। पर अगर थोड़ी कंपनी नवी स्टार्ट कीती होवे 1 जनवरी तो बाद फिर ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬਣੇਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਜ ਕਰ ਦੋ ਮਤਲਬ ਆਏ ਹੈ ਨਾ ਅਗਰ ਆਪਾਂ 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਤਾਂ 2.5 ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਅਗਲੇ 12 ਮਹੀਨੇ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ 12 ਮਹੀਨੇ ਪਲੱਸ 2.5 ਮਹੀਨੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ 14.5 ਮਹੀਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੱਕ ਕੁਆਟਰ ਪਲੱਸ 14 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕੁਆਟਰ ਪਲੱਸ 14 ਦਿਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਕਿ ਇੱਕ ਕੁਆਟਰ ਦਾ ਅੱਡ 14 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਅੱਡ आपने पढ़ा इकट्ठा कर दो ऐसा कुछ तो ਅੱਡ-ਅੱਡ पढ़ाया नहीं मैं थोड़ा पढ़ाया था है मैंने यार ये शुरू होने से पहले मैंने आपको बताया व्हाट इज CMP08 ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੇ ਹਰ ਕੁਆਟਰ ਐਂਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਅਗਲੇ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੀ ਭਰਨੀ ਆਪਦੀ CMP ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚੈप्टर पढ़ाता ना ਤਾਂ ਵੀ नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि लॉ है ही नहीं ये गल मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ पढ़ावां अगर इकट्ठी कर सको तो लॉ लिखेगा ना अदरवाइज नहीं इकट्ठी कर सकते आंसर होने तो यही होवे यही आएगा इसका आंसर बस इकट्ठी नहीं करनी ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਜੋ ਰਿਟਰਨਾਂ ਪੜਦੇ ਆਪਾਂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪੜਦੇ ਨਾ ਮਹੀਨਾ ਬਸ ਮਹੀਨਾ ਕੁਆਟਰ मतलब क्वार्टर कोई थोड़ी ਹੁਣ ਕੁਆਟਰ ਦਾ ਅਗਲੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾ ਦੋ ऐसा कुछ नहीं है क्या था शिवंदा स्टील इज एलिजिबल फॉर द टोटल ITC फॉर द मंथ ऑफ जुलाई डाउट टोटल ITC जुलाई के लिए कितना एलिजिबल होगा 2 नंबर कॉम्पोजिशन दे नंबर पाते 2 नंबर हो रहा ITC अभी जुलाई मंथ के लिए टोटल ITC के लिए एलिजिबल कितना होगा एक था सेक्शन 18 वाला ITC एक आया बंदे ने 18 जुलाई ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਤਾ 에ਅਰ ਫੇਅਰ पेड एयर फेयर ऑफ 20,000 फॉर द फ्लाइट्स टू द Itanagar, Arunachal Pradesh in a business class for a manager who traveled for sale promotion of the firm. पहली बात तो टैक्सेबल होगा एग्जम्प्ट होगा टैक्सेबल होगा स्टेट देखने की लोड नहीं बिजनेस क्लास आ गया तो टैक्सेबल होगा टैक्सेबल होगा हमने क्या किया एयर फेयर पे किया क्या हमें ITC मिलेगा कि नहीं मिलेगा एयर फेयर के ऊपर ITC मिलेगा कि नहीं जल्दी वैसे हमने ITC ब्लॉक पढ़ा था फॉर द ट्रैवल बेनिफिट्स ऑन वेकेशन छुट्टियां और ये तो क्या है सेल प्रमोशन तो ITC मिलेगा अब क्या मानना है इंटर या इंट्रा प्लेस ऑफ सप्लाई देखो प्लेस ऑफ सप्लाई तो लॉग ही लाओगे इंटर या इंट्रा के लिए तो प्लेस ऑफ सप्लाई देखोगे ना नहीं एक मिनट एज की ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਈਫਰਕੇਸ਼ਨ ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ CGST SGST IGST ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਲੇਸ ਆਫ ਸਪਲਾਈ ਲਾਣਾ ਪਊਗਾ ਕਦੇ ਕਦੇ ਟੋਟਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਐਬਸੋਲੂਟ ਫਿਗਰ ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਬਾਈਫਰਕੇਸ਼ਨ CGST SGST IGST ਇਕੱਠੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਦੱਸ ਦੋ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਉਸ ਕੇ ਲੋਡ ਨਾ ਪੈਂਦੀ ਇੱਥੇ ਲੋਡ ਹੈ तो बताओ क्या बार्क वाला लॉ लगाना है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर पहले ये नहीं चेक करेंगे रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड अगर रेसिडेंट रजिस्टर्ड हुआ तो इस केस में हम कौन है ऑब्वियसली रजिस्टर्ड कहाँ पर रजिस्टर्ड है मध्य प्रदेश में तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बनेगा मध्य प्रदेश इंटर इंट्रा डिपेंड करेगा सप्लायर कहाँ का है ऐसे कैसे इंट्रा सप्लायर कौन है पेड एयर फेयर फिर चढ़ू चढ़ू तो की लेना है प्लेस ऑफ एम्बार्केशन कब देखेंगे जब रेसिडेंट कौन हो अनरजिस्टर्ड इस केस में कौन है रजिस्टर्ड समझ गए क्या समझे ऑल द इनपुट्स एंड कैपिटल गुड ये वाली लाइन भी ना बहुत सारे क्वेश्चन नीचे दिखी होंगी है जितने कुछ नाम मेंशन हो इंट्रा मान लेना लिखा होता है
ਆਪਾਂ ਇਸ प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन क्यों नहीं कर पाए? प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन होगी, इंट्रा क्यों नहीं डिटरमाइन कर पाए? सप्लायर की लोकेशन नहीं पता, लोकेशन ऑफ सप्लायर नहीं पता तो इंट्रा डिटरमाइन नहीं कर पा रहे। जब डिटरमाइन ना कर पाओ, क्वेश्चन ने क्या रखा है? इनपुट्स। अच्छा, जो वर्ड लिखा है इनपुट्स, इसमें खाली गुड आएंगे, सर्विस भी आएंगे। अगर लिखा होता इनपुट गुड्स तो पहले गुड आते ही, खाली वर्ड इनपुट में गुड भी आएंगे और सर्विस भी। सारे के सारे इनपुट्स क्या है? इंट्रा। इसको भी क्या मानेंगे हम? इंट्रा। इंट्रा माना तो पहले तो रेट लगाओ, 9% का लगा दो बस सीधा। बी अर्धा 9% कितना हो गया? कितना? 9% तो 1800, 1800। अगला चलो। On 23 जून got an order from Sunil and company located in the city. अपा कौन है? श्रीवंदा ही है अपा। अपा ਨੂੰ ऑर्डर मिले, अपना आउटवर्ड है इनवर्ड है? अगर हमारा आउटवर्ड है तो इसको छोड़ दो एक बार के लिए। आईटीसी वाला और पॉइंट देखो कोई है? नहीं नहीं कुछ नहीं। हाँ जी, टेस्टिंग वाला कपड़ा पे थे, बड़ा व्यू चार्ट हो लगी। बोलो आईटीसी वाला और कोई पॉइंट है? One of the old customer of Shivanda, Mr. Aha, approached the company. Hello. Hello जी। One of the old customer of the Apna, Mr. Devdas, approached the company and requested to arrange for the transportation of the another goods purchased by him from a local supplier other than AHA. जीडी एग्जांपल अपन ने एग्जाम्पशन चैप्टर में रखी हुई है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड की सर्विस में। श्रीवंदा कौन है? श्रीवंदा स्टील, मैन्युफैक्चर ऑफ स्टेनलेस स्टील। हम क्या करते हैं? स्टेनलेस स्टील बनाते हैं। नीचे क्या कह रहे हैं? कहता साढ़े का पुराना गाहक है, गाहक आ गया साढ़े को, कहता ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स कर दो। कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स जेडीओ ने परचेज किए किसी लोकल सप्लायर तो अदर देन शिवानंदा, मैं तो नहीं खरीदे, खरीदे किसी और तो आ गया मेरे को, ट्रांसपोर्टेशन कर दो। शिवानंदा ने क्या कर दिया? अरेंज फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द गुड्स थ्रू अ ट्रक ओन्ड बाय इट फॉर द लोकल ट्रक। मेरे को ट्रक खड़ा सी, मैं क्या ओ यार ड्राइवर छड़ के आई यार मड़ा जा। शिवानंदा डिड नॉट इशू अ कंसाइनमेंट नोट, कंसाइनमेंट नोट भी इशू नहीं किया। क्या ये टैक्सेबल या एग्जम्प्ट? टैक्सेबल के एग्जम्प्ट? हमने क्या पढ़ा है कि अगर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की सर्विस हो, टैक्सेबल के एग्जम्प्ट है? सारे टैक्सेबल वाले ही हैं, सारे टैक्सेबल वाले ही हैं। दुश्मन टैक्सेबल, जीटी सर्विस, जीटी दी सर्विस एग्जम्प्ट होती है। पॉइंट नंबर 1, अगर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स हो रहे हो, सबसे पहले अगर रोड के थ्रू हो रहे हो, अब चेक करोगे क्या वो पर्सन जीटीए है। जीटीए बंदा कब होगा? जब कंसाइनमेंट नोट इशू करेगा। इस केस में क्या वो कंसाइनमेंट नोट इशू कर रहा है? और अगर कंसाइनमेंट नोट इशू नहीं कर रहा तो जीटीए नहीं बना। अगर जीटीए बनता फिर टैक्सेबल होता। अगर रेसिडेंट कौन होता? सीआरएफ बीपीसीटी। रेसिडेंट कौन होता? सीआरएफ बीपीसीटी, तो क्या बनता? टैक्सेबल। जीटीए है तो जीटीए का लो, जीटीए नहीं है तो कोरियर एजेंसी, कोरियर एजेंसी है तो ऑलवेज टैक्सेबल। जीटी भी नहीं, कोरियर एजेंसी नहीं है। थर्ड, लोकल डिलीवरी सर्विसेज, पर बाय ईसीओ या फिर थ्रू ईसीओ हो तो ये भी लोकल ट्रांसपोर्ट ही रही है, पर बाय ईसीओ थ्रू ईसीओ नहीं है तो वो टैक्सेबल तो नहीं बनेगा। लोकल डिलीवरी सर्विसेज क्या है? टैक्सेबल। बाय ईसीओ थ्रू ईसीओ।
एनी अदर पर्सन अगर गुड्स ट्रांसपोर्ट करेगा जो जीटीए नहीं है, जो कोरियर एजेंसी नहीं है, वो क्या है? एग्जम्प्ट। तो इस केस में ये क्या बनेगा? एग्जम्प्ट। जनवरी 26 का पेपर है ये। तो जीएसटी इज नॉट पेएबल। ठीक है जी। ये चैप्टर का हो गया एग्जाम्पशन के 2 नंबर। अच्छा हम गल ये है भी आईटीसी का एक पॉइंट ही है, होर तो क्वेश्चन कोई आईटीसी का पॉइंट है नहीं। सही है। एक तो एयर फेयर वाला पॉइंट है और फिर ऊपरला सी। उन क्वेश्चन ने टोटल किया था, फिर ये जोड़ के देख लो। जोड़ांगे तो कितना आ गया? ਇਹ 9 59 850 9 59 850 और उधर कितना था? 2 61। और टोटल कितना हो गया? 9 59 850 भी 1800 जोड़ के 9 61 9 61 650 9 61 650 2 61। इधर तो कुछ और भी लगा रखा है। सही है। ऊपर आ जाओ। कैपिटल गुड का हाँ नहीं जोड़िया विच। ये तो आप ਇਹਦਾ जोड़िया सी। कैपिटल गुड का कितना आया सी? 61 750। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 61 750 भी जोड़ो। कितना हो गया? तो 11 30 400 11 30 400 ਤੇ 2 61। 11 30 400 11 30 400 ਤੇ 2 61। आंसर क्या आ गया? बी। ਲੈ ਵੀ ਇਹਦੇ 2 ਨੰਬਰ ਲਾਦੇ ਸੀ ਆਪਾਂ। आईटीसी ਦਾ 1 2 आईटीसी ਦੇ 6 ਨੰਬਰ ਹੋ ਗਏ। 6 ਨੰਬਰ आईटीसी, 2 ਨੰਬਰ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ, 2 ਨੰਬਰ ਈ-ਵੇ ਬਿੱਲ ਤੇ 2 ਨੰਬਰ ਆਪਣਾ एग्जम्पशन। कंपोजिशन 2 नंबर लाते थे ना। अब आ जाओ ई-वे बिल। ई-वे बिल चैप्टर सारा बेकार है। पूरे चैप्टर में सिर्फ वैलिडिटी वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। सुन लो। लॉ याद रखना है, बस सुनते चलो, समझते चलो, याद रखते चलो, क्या फर्क पड़ता है कौन सा चैप्टर। ई-वे बिल होता क्या है पहले तो? व्हाट इज ई-वे बिल? नाम ही क्या है? वे बिल। वे मतलब रास्ता। वे मतलब रास्ता। राहदारी का बिल भी बोल दे पंजाबी। चलो राहदारी का बिल। अगर गुड्स मतलब सर्विस तो रास्ते पे नहीं होती ना, तो सर्विस के लिए ई-वे बिल नहीं होता। ई-वे बिल किसके लिए होता है? सिर्फ और सिर्फ गुड्स के लिए। अगर गुड्स की मूवमेंट हो रही है, चाहे सप्लाई के कारण चाहे अदर देन सप्लाई, माल बिक रहा हो या अदरवाइज। अदरवाइज मतलब कुछ ऐसे केस जो एग्जाम्पल के लिए गडाउन तो शॉप कई बार होंगे, आप कही देने मुंडे को गडाउन से जाके माल चक के लिए, तो दुकान का लड़का गडाउन से शॉप में माल लेके जा रहा है, क्या सप्लाई है? गडाउन से शॉप पे गुड्स ट्रांसफर हो रहे हैं, क्या सप्लाई है या नहीं? लड़कियां कह रही है नहीं, मोहित कह रहा है हाँ, क्रिश शर्मा कह रहा है हाँ। अगर गडाउन तो शॉप पे गुड्स ट्रांसफर हो रहा है, क्या सप्लाई है या नहीं? क्या डीम सप्लाई करना है क्योंकि एक ही पर्सन की है दोनों दुकानें? हाँ फिर जीएस नंबर अलग अलग लेना पड़ेगा। करना है कि नहीं करना? ओए गडाउन ते शॉप दोनों यशमीत सिंह दी है। गडाउन में तो शॉप भी दोनों की दी है, यशमीत सिंह दी है। क्या सप्लाई है या नहीं? मंथन पीछे की देखते मन, सप्लाई है या नहीं? मन तो ये दसो। मेरी गल सुनो, दंदिया ना कड्डो, पढ़ लो पढ़ लो। सप्लाई चैप्टर उड़ गया, इवेपोरेट। क्या डीम सप्लाई है या नहीं? लेविजा नहीं है। क्यों नहीं है लेविजा? क्या डिस्टिंक्ट है नहीं है? क्यों नहीं है डिस्टिंक्ट ये?
परफेक्ट, गुड, बच गई। गल यही होंदी है आ गडाउन ते शॉप, ये पूछो सर दोनों सेम जीएसटी नंबर थले है कि अड जीएसटी नंबर है? अगर तो दोनों ही एक ही जीएसटी नंबर के नीचे है तो फिर सप्लाई नहीं है, पर अगर दोनों के पास अलग अलग जीएसटी नंबर है तो सप्लाई है, डीम सप्लाई। अगर दोनों को अड जीएसटी नंबर हो फिर डिस्टिंक्ट पर्सन बन के फिर डीम सप्लाई है, पर अगर दोनों ही बंदे एक ही जीएसटी नंबर के नीचे काम कर रहे हैं फिर डीम सप्लाई नहीं है। अब मैं आपको कह रहा हूं कि यशमीत सिंह पंजाब में है, एक ही जीएसटी नंबर है, एक ही जीएसटी नंबर के नीचे भाई साहब की एक गडाउन भी है और एक शॉप भी है, गुड्स की मूवमेंट कर रहा है। क्या ये गुड्स की मूवमेंट सप्लाई है? तो ये सप्लाई नहीं है। सही हो गया, ये सप्लाई नहीं। क्या टैक्स इनवॉइस इशू करना पड़ेगा? नहीं। पर क्या मूवमेंट हो रही है? यस। इस केस में पता है क्या होगा, एक तो डिलीवरी चलान इशू होगा, मूवमेंट हो रही है ना, सप्लाई है नहीं, डिलीवरी चलान। मूवमेंट होवे, सप्लाई नहीं है तो टैक्स इनवॉइस तो नहीं आएगा, तो डिलीवरी चलान आएगा, प्लस एडिशनल होगा ई वे बिल। इधर क्या लगेगा, डिलीवरी चलान एंड ई वे बिल। पर यही अगर दोनों डिस्टिंक्ट पर्सन होंगे फिर सप्लाई बन जाती। अगर सप्लाई बन जाती फिर एक तो आता टैक्स इनवॉइस, दूसरा आता ई वे बिल। पंजाबी च गल यही है, ई वे बिल कदों इशू ਹੁੰਦਾ है ਜਦੋਂ मूवमेंट होवे, डजंट मैटर सप्लाई होवे या ना हो। एंड जेड़ा ई वे बिल इशू ਹੁੰਦਾ है इन एडिशन होता है, मतलब प्राइमरी डॉक्यूमेंट कुछ और होगा, ये तो स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट होगा ही। क्यों इशू किया जाता है, की लॉजिक है ਇਹਦਾ? ई वे बिल का सिस्टम क्या है, लॉजिक क्या है, लोग पता की करते हैं, अपनी सेल है मान लो, है ना, वही ठीक है जी, 60,000 का एक है, टैक्स बहुत बनता है, ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ हैं, एक बिल सुबह कट ਲਈਦਾ, 15 अगस्त ਨੂੰ कट ਲਿਆ एक बिल, आज़ादी दिवस। उल्लास कहता मेरे को माल चाहिए, हमने कहा अभी आ गए, बंदे ने मुपड़ स्टार्ट की, पिछे रखिया, बिल चक्या, उल्लास दे करे लाया, उतार के बिल आपकी जेब च, इंप्लॉय की जेब च वापस आ गया दुकान पे। सुखप्रीत का फोन आ गया, सर एक नग, बंदे ने किक मारी, मोपड़ ते रखिया, चलो जी, ਉਹੀ ਇੱਕੋ बिल लोग। एक और गल सुनो, एक और गल सुनो, अगर वो इनवॉइस मैंने 15 अगस्त को इशू कर दिया, क्या उस इनवॉइस पे 25 अगस्त को मूवमेंट कर सकता हूँ कि नहीं? 15 अगस्त में इनवॉइस इशू हो गया, 25 अगस्त ਨੂੰ अगर सड़क ते जीएसटी ऑफिसर गुड्स ਦੇ ਨਾਲ 15 अगस्त वाला इनवॉइस फड़ ले, फिर वो कह दूंगा भी चोरी है, फिर कुछ नहीं कह सकते हैं। सुनो एग्जांपल, ऑनलाइन गुड्स ऑर्डर करते हो, ऑर्डर कितने पाया, 15 अगस्त, आज ही आजू तुरा फिर होगा, टाइम लगता है, सही है, 20-25 दिन लग जाते हैं, फिर की 2 सितंबर ਨੂੰ 15 अगस्त इनवॉइस तो आज इशू हो जाएगा, अगर आज डिस्पैच हो गया तो आप वो पढ़ लिया सेक्शन 31, इनवॉइस कब इशू करना है, जब डिस्पैच करने लगो रिमूवल ऑफ द गुड्स, तो अगर डिस्पैच आज होने लगी 15 अगस्त को तो इनवॉइस तो आज इशू हो जाएगा, पर कभी किधर चला, कभी किधर चला, कभी किधर चला, फिर इधर आएगा 2 सितंबर तक बठिंडा में। तो बठिंडा में अगर जीएसटी ऑफिसर पकड़ ले गुड्स के साथ 15 अगस्त का इनवॉइस, फिर की चोरी है, ऐसा तो कोई सीन नहीं है ना, तो लोग इस चीज का फायदा उठाते थे, एक इनवॉइस 2-2 ਮਹੀਨੇ ਉਸੇ ਇਨਵॉइस ਤੇ ਗੇੜੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਲ ਵੇਚਣਾ ਹੋਵੇ ਇਨਵॉइस ਉਹ ਜੇਬ ਚ ਹੁੰਦੇ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਯਸ਼ਮੀਤ ਨੂੰ ਦੇਣ ਚੱਲਿਆ ਜੀ, ਇਨਵॉइस ਯਸ਼ਮੀਤ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੈ, ਯਸ਼ਮੀਤ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਸਾਰੀ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਮਾਲ ਭੁਗਤਾ ਤਾ, ਇਹ 30 ਜਣਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲ ਵੰਡਿਆ, 30 जन ਨੂੰ माल वंडे एक इनवॉइस के नाम पे, समझ गए? तो ये चोरी वाला सिस्टम चलते रहे। सरकार ने इसको कर्ब करने के लिए क्या कहा, सरकार कहती है हमें समझ में आता है कि इनवॉइस आपका कब इशू करना है, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਸੈਕਸ਼ਨ 31 ਲਾਸਟ ਡੇਟ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ਼ੂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ਼ੂ ਕਰ ਦਿਓ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਈ ਵੇ ਬਿਲ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਸੜਕ ਤੇ ਚੜਾਉਣ ਲੱਗੇ ਗੁड्स, जब मूवमेंट स्टार्ट करने लगे ਉਦੋਂ ਈ ਵੇ ਬਿਲ ਜਨਰੇਟ ਕਰਿਓ, ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਈ ਵੇ ਬਿਲ ਜਨਰੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਡਿਟੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਡਿਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈ ਵੇ ਬਿਲ ਖਤਮ,
वो वैलिडिटी अगर खत्म होगी एंड सड़क ते अगर गुड्स फाड़ लिया ऑफिसर ने तो वो चोरी है, तो चोरी अज्यूम कर लूंगा। समझ गए पे बिल का लॉजिक क्या है? ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਤੇ ਲੋਕ 20-20 ਦਿਨ 25-25 ਦਿਨ ਮਹੀਨਾ ਗੇੜੇ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਰਬ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਲਿਡਿਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਈ-ਵੇ ਬਿੱਲ वैलिड है तो सड़क पे गुड्स रह सकते, अदरवाइज सड़क पे गुड्स नहीं होनी चाहिए। ये तो मैंने आपको सारी कहानी बताई है वैलिडिटी। पेपर में क्या ये सारी कहानी लिखनी है? नहीं, ये तो मैं आपको वैसे समझा रहा था सिस्टम। ये सारा सिस्टम समझा दिया, ये टॉपिक हो गया। मजाक नहीं, टाइम पास नहीं करना ਆਪਾਂ ਨੇ। जितनी इंपॉर्टेंट गल है ਤੁਹਾਨੂੰ मैं दसी है ना समझाइए ना, बाकी चैप्टर सारा वेस्ट है। देखते हैं वेटेज, कोई दिक्कत नहीं है, पर प्रायोरिटी इंपॉर्टेंट है। इनकम टैक्स ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ नहीं, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ टाइम खराब करी चलिए, कटन पानो ਇਹਨਾਂ 'ਚ कुछ है नहीं। अब ई-वे बिल वैलिडिटी कैसे है? कहते हैं हर 200 किलोमीटर के लिए, हर एवरी 200 किलोमीटर के लिए कितने दिन देंगे? 1 दिन देंगे। एवरी 200 किलोमीटर के लिए कितना टाइम देंगे? 1 दिन। सर एग्जांपल ऐसी है कि लोकेशन ऑफ सप्लायर से लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट तक जाना है और डिस्टेंस कितना है? 230 किलोमीटर। डिस्टेंस कितना है? 230 किलोमीटर। बताओ कितने दिन? एवरी 200 के लिए कितना था? ये तो 200 के ऊपर हो गया, तो इधर कितने दिन देने चाहिए? 2 दिन। एवरी 200 किलोमीटर और पार्ट देयर ऑफ के लिए 1 कंप्लीट डे। अच्छा, अभी 1 कंप्लीट डे जैसे होता है ना कंपनी लॉ में, नोटिस के 21 क्लियर डेज, वैसा कुछ फंडा इधर भी है, पर एज इट इज सेम नहीं है। वैसा कुछ फंडा कि प्योर 2 क्लियर दिन देने हैं, ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ होया? एग्जाम्पल के लिए ये ई-वे बिल कब जनरेट किया? 15 अगस्त को 3:54 पे जनरेट किया। पहला दिन कदों स्टार्ट होगा? 16 तो। पर 16 को जीएसटी लॉ पता क्या लिखता है? 16 कदों चढ़ूगी? रात को कि दिने? रात को। तो उसको बोलते हैं मिडनाइट ऑफ 15-16। मिडनाइट ऑफ 15-16। 15-16 जो 15 खत्म हो लगा 16 चढ़न लग गया, इतों स्टार्ट होगी वैलिडिटी। पहला दिन कदों खत्म होगा? मिडनाइट ऑफ 16-17। दूसरे दिन कदों खत्म होगा? मिडनाइट ऑफ 17-18। गल समझ आ गई? ये वे बिल की वैलिडिटी। ई-वे बिल की ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸਤਾ। ई-वे बिल ਦੀ ਵੈਲਿਡਿਟੀ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? एवरी 200 किलोमीटर और पार्ट देयर ऑफ के लिए क्लियर 1 दिन देना है। 230 किलोमीटर हो गए तो 2 दिन देने हैं। जनरेट कब किया आपने? 15 अगस्त को। स्टार्टिंग कब हुई सी? 15 अगस्त की रात को जब 16 चढ़न लगूगी उदों तो स्टार्ट होने लगूगा। तो 16 का दिन पूरा, 17 का दिन पूरा। 17-18 की जो मिडनाइट होएगी उधर तक आपकी वैलिडिटी ऑफ ई-वे बिल है। 17 ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ अगर सड़क ਤੇ गुड्स दिख गए तो जीएसटी ऑफिसर उठा के जेल में कर देगा, बंदे को नहीं, गुड्स को। ट्रैक्टर खराब हो गया, फिर ਉਹੀ ਗੱਲ ई-वे ਬਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜੀ ਚਲੋ ਡਿਟੇਲਿੰਗ। ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਵਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। कंडीशना कौन करूँगा? पार्ट ए है, पार्ट बी, और थ्योरेटिकल गल है सर, पेपर के लिए रेलिवेंट नहीं है। खाली वैलिडिटी समझ में आ गई आपको? अब क्वेश्चन पे वापस आ जाओ। कहते कितने किलोमीटर के लिए जाना हमने? 403 किलोमीटर। गुड्स वर रिमूव्ड फ्रॉम द गोडाउन ऑन 26 जून ਨੂੰ गोडाउन ਚੋਂ ਕੱਢਤੇ। एन ई-वे बिल जनरेटेड कब? 00:30 आवर्स ऑन 26 जून, मतलब रात को 12:30 बजे। रात को 12:30 बजे, 26 जून की रात को 12:30 बजे ई-वे बिल बनाया। 24 ਚੋਂ 30 ਮਿੰਟ ਗੁਜ਼ਰੇ ਹੈ, 23.5 घंटे ਤਾਂ ਪਏ ਆ ਨਾ। ई-वे बिल ਦੀ ਫਿਰ ਵੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਊਗੀ? 403 किलोमीटर तो कितने दिन देने हैं? 3 दिन देने हैं। स्टार्ट कदों तो होगा? 27 तो। ਉਹਨੂੰ ਐ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਮਿਡਨਾਈਟ ਆਫ 26-27 ਇੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਊਗਾ। 27 ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਦਿਨ ਜੋੜੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ? 30। ਤਾਂ ਮਿਡਨਾਈਟ ਆਫ 29-30 ਕੇ 30-31 ਆਇਆ ਨਾ? ਲਿਖ ਲਓ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਇੱਥੋਂ ਤਾਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ, ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਖਤਮ ਹੋਇਆ 27, 28, 28, 29, 29, 30। 3 ਦਿਨ ਆਏ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦਾ, 3 ਦਿਨ ਜੋੜਨੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਵੀ 3, ਪਿੱਛੇ ਵੀ 3। ਤਾਂ 3 ਜੋੜੇ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ? 29, 30। 29, 30 को एंड हो गया। ठीक हो गया? तो ई-वे बिल की वैलिडिटी कब तक रहेगी? 29, 30 दी मिडनाइट ऑफ 29 एंड 30।
मिडनाइट ऑफ 29 एंड समझ गए? दिस इज योर आंसर। मिडनाइट मतलब 12 बजे खत्म होगा पूरा, पूरे 12 बजे ऑफ द 29। 2 नंबर इवेबल कर दिया। 15वां क्वेश्चन। अ लोकल अथॉरिटी in the state of Maharashtra entered into a contract in June 25 for supply of stationery item with Shankar, a registered person under the GST। क्या कह रहा है क्वेश्चन? लोकल अथॉरिटी ने, लोकल अथॉरिटी मतलब गवर्नमेंट हो गया, लोकल अथॉरिटी मतलब गवर्नमेंट। अगर इसको लोकल अथॉरिटी बार बार पढ़ते रहोगे तो आपको लॉ क्लिक ही नहीं करेगा। लोकल अथॉरिटी वर्ड पढ़ के आपको इधर गवर्नमेंट लिख लेना चाहिए। हूँ जेड़ा भी लॉ होगा थोड़ा क्लिक करना शुरू होगा। अगर लोकल अथॉरिटी पढ़ी जाओगे तो क्लिक ही नहीं करोगा। लोकल अथॉरिटी मतलब गवर्नमेंट हो गया ना। हूँ पढ़ो। गवर्नमेंट कहाँ पे है? महाराष्ट्र में एंटेड इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद फॉर सप्लाई ऑफ स्टेशनरी आइटम वर्थ रजिस्टर्ड पर्सन इन ओडिशा। एमपी दी गवर्नमेंट है। शंकर कित्थों दा है? ओडिशा। कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू कितनी है? 3 लाख इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी। आउट ऑफ टोटल कंसिडरेशन आइटम वर्थ 4 ईयर आर एग्जेम्प्ट। तो टीडीएस की बात बता रहे हैं। टीडीएस टीसीएस 2 नंबर लिख लो मेरे। अब ये भी बताऊँ आपको, क्या था व्हाट इज द अमाउंट ऑफ टीडीएस टू बी डिडक्टेड। टीडीएस कटना ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਦੋਂ कटना ਹੁੰਦਾ है? ਜਦੋਂ 2.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੈਲਿਊ ਐਕਸੀਡ ਕਰ ਜੀ। ਕਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ? ਟੈਕਸੇਬਲ ਵੈਲਿਊ। ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਟੋਟਲ? 3 ਲੱਖ ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਆਫ जीएसटी। ਇਹ 'ਚ 296 ਵੀ ਆਊਗਾ ਫਿਰ ਐਗਜ਼ੈਂਪਟ ਵੈਲਿਊ। चल 3 ਲੱਖ ਚੋਂ ਐ ਕਰੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ 3 ਲੱਖ ਬਟਾ 118% ਕੀਤਾ ਹੈ। 3 ਲੱਖ ਬਟਾ 118% ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂ? 3 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ੈਂਪਟ ਸਪਲਾਈ ਪਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਐਗਜ਼ੈਂਪਟ ਨੂੰ ਹਟਾਓ ਫਿਰ ਬਟਾ 118%। ਟੋਟਲ ਕੰਸੀਡरेशन ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਆਈਟਮ ਵਰਥ 4000 और एग्जाम्प्ट तो 3 लाख चो 4000 घटाओ 296 बटा 118%। 2,50,800। 2,50,847। चलो अभी बात यह है कि क्योंकि 2.5 लाख एक्सीड होगा तो टीडीएस काटेंगे और कितना काटेंगे? 2%। कितना होगा इसका? तो टीडीएस टोटल इतना काटा जाएगा। चलिए आगे 16वां। अकाउंटेंट रिकॉर्ड 2 नंबर। एच भी की इंपॉर्टेंट है, एक ही चीज इंपॉर्टेंट है। जीएसटी के डॉक्यूमेंट्स है, जीएसटी के डॉक्यूमेंट है, परचेज सेल है ना, वाउचर, परचेज सेल वाउचर करो तक संभाल के रखने होंगे। बस यही चीज इंपॉर्टेंट है। उस क्वेश्चन है 6 साल। 6 साल भी है नहीं क्या हुआ लॉ ने की क्या? 72 महीने। 72 महीने हो तो 6 साल ही गए, पर आपने 6 साल नहीं कहना, आपने क्या कहना है? 72 महीने। 72 महीने कब से? कहते हैं जीएसटी एनुअल रिटर्न की ड्यू डेट से। एनुअल रिटर्न की ड्यू डेट मतलब 31 दिसंबर। सही है। एग्जाम्पल के लिए अगर आपका फाइनेंशियल ईयर कौन सा है? 25-26। 25-26 की जी एनुअल रिटर्न है ना, वो जीएसटीआर 9 च जाती है। कि जीएसटीआर नंबर 9। और 25-26 की ड्यू डेट कितनी बनूगी? 31 दिसंबर 2026। ये ड्यू डेट है। ये ड्यू डेट तो 72 महीने। 72 महीने मतलब 6 साल हो गए। कैलकुलेशन के लिए तो 6 प्लस करके 31/12/2032 कैलकुलेशन दे लाइन 6 साल प्लस करो, पर लिखने के लिए लिख देना 72 महीने। फाइनेंशियल ईयर 25-26 की बुक्स पर कब तक संभाल के रखनी है? या तो 31 दिसंबर 2032 या फिर व्हाट इफ 25-26 का केस खुल गया, मतलब स्क्रूटनी होने लगी। कब होने लगी? 2030 में होने लगी। 2030 केस खुलिया। केस बंद कदों होया? 31 मई 2032 ਨੂੰ केस बंद होया। केस क्या हो गया? बंद हो गया। अगर केस चलता रहा फिर 31/12/32 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ बुक्स ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੰਦੇ? ਅਲਾउਡ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ऑब्वियसली जब केस खुले तो बुक्स बंद नहीं करनी है, मतलब बुक्स ਨੂੰ संभाल के रखो। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ
जब तक केस चल रहा है तब तक तो खोल के मतलब संभाल के रखनी है। जो तो केस बंद हो गया ना, बंद होने तो भी एटलीस्ट 1 साल संभाल के रखनी है। 31 मई 2032 ਨੂੰ ਕੇਸ ਕਲੋਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਸਾਲ ਪਲੱਸ ਕਰਕੇ 31 ਮਈ 2033 ਵਿਚ ਐਵਰ ਇਜ਼ ਲੇਟਰ 72 ਮਹੀਨੇ from due date of annual return or 1 year from closure of the proceedings whichever is later, तब तक आपने बुक संभाल के रखनी है। तो whichever is later of 1 year after the disposal of the appeal 72 महीने from the whichever is later कितना हो गया डी पार्ट। 2 नंबर काउंट थे। अब अपन ने जो टिक लगाए थे वो देख ले। सी डी ए बी बी सी, सी डी ए बी बी सी, डी एंड डी। चलो जी, बधाई हो, आपको कितने नंबर मिल गए? 15 नंबर। 15 नंबर होंगे बोला, एक आधा 1 नंबर तो होगा। चलो उधर 14 नंबर तो रह गया उन्हें। आगे आ जाओ। ले फिर देखो बड़े वाला क्वेश्चन। लिख के तो कराने की लोड नहीं आपको, ये लिखना तो आ गया बड़े वाला क्वेश्चन कैसे करना होता है अभी। सबसे पहले क्वेश्चन देखती है, आप क्या करो, लास्ट लाइन में रिक्वायरमेंट पढ़ो। कहता है यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द नेट मिनिमम जीएसटी लायबिलिटी टू बी पेड इन द कैश इफ फॉर द मंथ ऑफ द जून, फॉर द मंथ ऑफ द जून आफ्टर यूटिलाइजिंग द आईटीसी। ਕਿਹੜੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਲਈ? ਇਹ ਮਹੀਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਹੜੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਲਈ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਆਪਾਂ? ਜੂਨ। आगे क्वेश्चन ये कह रखा है कि ऑल द इनवर्ड एंड आउटवर्ड के ऊपर रेट कितना लगाना है? 18%। मशीन है तो उसके ऊपर भी 18%। हायरिंग ऑफ व्हीकल है, हायरिंग ऑफ हैवी मशीन अगर है तो उसके ऊपर कितना? 12%। और कहता है जहां पे भी क्वेश्चन में wherever details for place of supply are not given it shall be taken as inter। अच्छा आपने रट्टा भी नहीं मारना, कुछ ना दिया हो तो इंट्रा, इधर उल्टा दे दिया इधर इंटर दे दिया। क्वेश्चन कहूगा अभी की मनना, क्वेश्चन साइलेंट आता जिम्मे कहूगा आप उवें करना है। लास्ट लाइन से लिख देता है अगर प्लेस ऑफ प्ले का डाटा ना हो तो आपने क्या मानना है? इंटर मानना है इस क्वेश्चन में। ਕਿਹੜੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਲਈ ਕਰਨਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ? ਜੂਨ ਦੇ ਲਈ। जून के लिए करना है तो मतलब पता है क्या हो गया? अगर टाइम ऑफ सप्लाई जून च फॉलो करूंगा, अगर टाइम ऑफ सप्लाई जून के मंथ में फॉल करेगा तो आपने टैक्स भरना है, अदरवाइज टैक्स नहीं भरना। सबसे पहली स्टेटमेंट आउटपुट टैक्स लायबिलिटी, आउटवर्ड ट्रांजैक्शन अलग से दे रखी है। हम बंदे कहाँ पे रजिस्टर्ड है? बेंगलुरु में। सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड टू द सुधीर हुबली कर्नाटका में रजिस्टर्ड कॉम्पोजिशन स्कीम इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका। टैक्स भरना कि नहीं? आउटपुट टैक्स बनेगा कि नहीं? बनेगा कि नहीं? हरमन तो कहते नहीं बनेगा। सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड टू द सुधीर रजिस्टर्ड अंडर कॉम्पोजिशन स्कीम इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका। जिन्होंने माल बेची ना वो बंदा, सामने वाला बंदा कॉम्पोजिशन स्कीम में रजिस्टर्ड है, क्या मैंने टैक्स भरना है कि नहीं? तो भरेंगे। क्या रेसिडेंट को आईटीसी मिलेगा कि नहीं? उसको नहीं मिला। कॉम्पोजिशन बंदे को आईटीसी नहीं मिलता एंड कॉम्पोजिशन के कस्टमर ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। कॉम्पोजिशन वाले ਨੂੰ ਵੀ नहीं मिलता, कॉम्पोजिशन के कस्टमर वाले ਨੂੰ भी नहीं मिलता। पर अगर मैं कॉम्पोजिशन को वाले को बेचा, मैं किसको बेचूं मैटर नहीं करता। मैं रजिस्टर्ड ਨੂੰ बेचा, मैं अनरजिस्टर्ड ਨੂੰ बेचा, मैं कॉम्पोजिशन ਨੂੰ बेचा, मैंने तो टैक्स भरना ही है। तो टैक्स भरेंगे बस सिंपल। इंटरस्टेट इंट्रास्टेट, हम बेंगलुरु में है, ये कहाँ का है? कर्नाटका का। इंटर इंट्रा, अब डाउट आएगा सर वो कर्नाटका और बेंगलुरु एक ही है अलग अलग है? कॉम्पोजिशन स्कीम इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका लिख दिया। रजिस्टर्ड सप्लायर इन बेंगलुरु। अच्छा कर्नाटका तो अलग से स्टेट ही है, बेंगलुरु भी क्या कर्नाटका का पार्ट है? शायद तो हाँ। इन जनरल है तो इतने भी पार्ट ही है। गल तो है भी क्वेश्चन च लिखा होना चाहिए, जोका ਨੂੰ ਇੰਨੀ नॉलेज किथे ले लिखा होना चाहिए भाई। नहीं लिखा शायद तो।
बेंगलुरु कर्नाटका का पार्ट है तो क्या लगेगा इसके ऊपर? इंट्रा। ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਰਦੇ शॉर्ट से कैलकुलेशन करते हैं। आउटपुट बना रहे हैं पहले तो CGST SGST एंड IGST, फिर इधर ITC लिख लेंगे, उधर सेटअप मार देंगे। आउटपुट में पहला कितना आ गया ये? ओ 4 लाख का करियो 9%। 4 लाख का 9% कितना हो गया? 36,000 रुपया। 36,000 ते 36,000। अगला हायरिंग। ओए आउटवर्ड की इनवर्ड? हायरिंग। हायरिंग वर्ड देख लगेगा इनवर्ड, पर हायरिंग के आगे वर्ड लिखा क्या हुआ है? रिसिप्ट। कोई हायर करा के ले गया तो रिसिप्ट, एंड ऊपर भी लिखा हुआ है आउटवर्ड, तो आउटवर्ड ही है। हायरिंग रिसिप्ट फॉर द सप्लाई ऑफ द हैवी मशीन अलॉन्ग विद द सप्लाई ऑफ द मशीन ऑपरेटर। हमने एक तो मशीन किराए पे दे दी, साथ में क्या दे दिया? मशीन ऑपरेटर। बंदा भी देता किराए पे। ले आउट ऑफ 9 लाख 2,25,000 बिलोंग टू द सप्लाई ऑफ द ऑपरेटर बट नॉट बी चार्ज सेपरेटली। As per the policy of the industry, these machines are always hired along with the operator, and operators are also used to supply only when the machines are hired out. ਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਦਿੰਨੇ ਆ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਅੱਡ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। मशीन चलाने वाला ऑपरेटर मशीन के साथ ही देते हैं, ठीक है। और हमने कितना कलेक्ट किया? 9 लाख ही कलेक्ट किया है। 2,25,000 सेपरेटली चार्ज नहीं किया कस्टमर, तो कितना लेता है? सिर्फ 9 ही लेता, 2,25,000 8 तो नहीं लेता, वो फ्री है, कॉम्प्लीमेंट्री है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सप्लाई? अब क्या 9 लाख में से ऐसा करना है कि 9 लाख में से 2,25,000 का बंदा हो गया और बाकी की मशीन होगी, मशीन के ऊपर मशीन का GST रेट और बंदे का अलग, कि टोटल 9 लाख को मान ले कि मशीन हायर करी, बस कॉम्पोजिट सप्लाई हो गया। मशीन क्या बन गया? प्रिंसिपल। और मशीन के ऊपर जो GST रेट है 12% वाला वो लगेगा। और ये ट्रांजेक्शन इंटर है या इंट्रा है? कुछ नहीं दिखता, तो इंटर मान लो इस केस च। 9 लाख का 12%, 1,08,000 मशीन। ਇਹ ਹੁਣ ਵਰਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਸਪਲਾਈ ਲਿਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਲਿਖੋਗੇ ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਮਿਲਣਗੇ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਕੱਟੂੰਗਾ। देख लियो आंसर से लिखा होगा वर्ड कंपोजिट इतने। ITC हमें मिलेगा, सामने वाले को मिलेगा? अच्छा ये कह रहा है कि सर वो ऑपरेटर का इनवर्ट हो गया ना, मतलब मैं आउटवर्ड दे रहा मशीन नाल बंदा, तो बंदे की इनवर्ट हो रही होगी, फिर मैं आउटवर्ड दे रहा हूँ। क्या करना है? 2,25,000 का इनवर्ट भी लेना है। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਹਾਇਰ ਤੇ ਲਿੱਤੇ ਆ? ਕੀ ਪਤਾ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ EMPLOYE ਹੋਣ। तो ਜਿਹੜਾ 2,25,000 द वैल्यू ऑफ 2,25,000 बिलोंग टू द सप्लाई ऑफ ऑपरेटर। कई बार ना ऐसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिमाग चलता है पेपर में, चलता है, इसका कोई कसूर नहीं है, बहुतों का चलता है। क्या 2,25,000 का इनपुट लेना है? और किसी दिमाग में आ रहा है 2,25,000 का इनपुट? 9 लाख थे, चलो जी ये नवा सप कड्ढी जंदा। और 9 लाख की चीज है ब्रो? 9 लाख अपनी आउटवर्ड है, सामने वाले दी इनवर्ड है। ITC लोगों सामने वाला लोग 9 लाख ते। उल्लास पता की कहता पे? उल्लास कहना सर अगर मैं मशीन किराए ते दे जन्ना है, मशीन भी देने नाल बंदे भी देने है। बंदे कहता मैं भी तो पिछों सर्विस लीती हूँ बंदे दी, जी मैं पिछों बंदे की सर्विस लीती उदो मैं इनवर्ड लेना ITC, वो लेना कि नहीं लेना? कि नहीं नहीं लेना? क्योंकि क्वेश्चन पढ़ के पता नहीं लग रहा भी आप बंदे बाहरों हायर ते लिते हैं। तो 2,25,000 तो वैसे ही कहता भी वो होंगे ना यार, किसी कोई चीज फ्री दे रहे हो ना, तो वैसे ही कहते हैं वर्थ इतना आपको फ्री में दे रहे हैं। अच्छा इतना पकाई मरी जाते हैं यार, ऐसे ही होता है यार। Renting of dumper including the driver for the transport of the mineral within the mining area in the Jharkhand for a period of 18 months to the builder registered in the state of Bihar। क्या करना है भाई? रेंटिंग ऑफ डंपर। डंपर हमने क्या कहाँ पे पढ़ा था? डंपर क्या पढ़ा था कि ITC मिलेगा नहीं मिलेगा? डंपर का मिलेगा। चलो इधर क्या करना है फिर? ITC दिलवा दे, इधर तो आउटवर्ड है। रेंटिंग ऑफ डंपर इंक्लूडिंग द ड्राइवर given for transport of mineral within the mining area in the Jharkhand for a period of 18 months। 18 महीने के लिए रेंटिंग पे दे दिया। एक बार बताओ कितने महीने के लिए रेंट पे दिया? तो ये जो 10,50,000 आ रहा है 1 महीने का 18 महीने का? 18 महीने का जे आउटपुट टैक्स भरना भी है तो 10,50,000 बटा 18 करके
ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਦਾ GST ਜਾਂ ਪੂਰਾ 1050 ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਾ? ਟਨ 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 ਟਨ। वंशी का क्वेश्चन क्या है? मैंने क्या क्वेश्चन पूछा आपसे? कल तो टैक्सेबल की एग्जाम्प्ट FCM RCM रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल हो रहा है। RCM कब पढ़ा था जब? ओ यार पका ही मैंने सुन लो। रेंटिंग पे हमने RCM पढ़ा था कब? कंसिडरेशन इंक्लूड फ्यूल कॉस्ट और एक्सप्लेन नॉन बॉडी इन्वेस्टमेंट। चलो हम कौन है? कंपनी है। बाकी छोड़ो यार, उसके लिए तो सबसे पहला सर पैसेंजर वाला व्हीकल होना चाहिए, गुड्स वाला व्हीकल थोड़ी होता है। इधर तो क्या है, गुड्स वाला व्हीकल, तो यहाँ पे तो वो नहीं, तो नहीं लगेगा, ठीक है। और GTA वाला क्या लॉ था? रेंटिंग ऑफ गुड्स कैरिंग व्हीकल टू GTA। FCM RCM टैक्सेबल एग्जम्प्ट, एग्जम्प्ट होता है। वो वाला भी लगना टैक्सेबल है, एग्जम्प्ट है? टैक्सेबल है। इंटर इंट्रा बेंगलुरु, झारखंड, बिहार, सर्विस कौन सी है वैसे? प्लेस ऑफ सप्लाई लगाओ ना प्रॉपर, ऐसे हवा में इंटर थोड़ी। बिहार देखा अलग स्टेट है, चलो ठोको इंटर, ऐसे थोड़ी होता है। पहले तो आप क्या प्लेस ऑफ सप्लाई का लॉ लगाओगे ना। समझ में आ रहा है कैसे करना है? प्लेस ऑफ सप्लाई का लॉ लगाओ ना यार। प्लेस ऑफ सप्लाई का लॉ क्या बोलता है? सर्विस चेक करो, सर्विस कौन सी। एक मेरी गल सुन लो, अगर आप दवा नहीं बोलोगे, मैं ये पेपर कंप्लीट करने बगैर जाने नहीं देने वाला। 4:13 हो गए, 14 मिनट हो गए, पेपर कंप्लीट करके ही जाएंगे। वजन 5 वजन 6, दवा बोलो। और डंपर वाले केस च देखो, मैं आपके टेस्ट की तैयारी करा रहा हूँ, क्योंकि मंडे ऑन पर सारे टेस्ट आप ही ने लिखने हैं। घर से 10 क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंसिव करके आने हैं। जिन्ना कर लिया ना वही सब कुछ है, जेड़ा कर लिया वही सब कुछ है, जो पीछे रह गया वो होता रहेगा। करवा दूंगा इसी हफ्ते, इस हफ्ते से पहले मैं शुरू भी नहीं कर रहा इनकम टैक्स, केवल हफ्ता GST करांगे, सारे टॉपिक करा दूंगा। पर गल ये है, 90% जेड़ा कर लिया वही सब कुछ है, जेड़ा कर लिया वही सब कुछ है, 10% ही रह गया पीछे। दसो प्लेस ऑफ सप्लाई जनरल लॉ लाओगे, रेंटिंग का कुछ नहीं पढ़ा था। जनरल लॉ के अंदर रेसिडेंट रजिस्टर्ड आता, लोकेशन ऑफ रेसिडेंट, रजिस्टर्ड बंदा कितने बिहार था, प्लेस ऑफ सप्लाई की बन गया बिहार, पापा कितने बेंगलुरु तक की बन गया इंटर। 10,50,000 दो कितना रेट ला देंगे क्या? सर्विस का दी है, रेंटिंग ऑफ डंपर, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल की सर्विस है। बाकी सबके 18% ही लगाना है बस। 10-50 का 18% इंटर कितना हो गया? नवा सप कितों कट लिया हो ना। अच्छा हाँ सच, वो डाउट है अपना विच रह गया। 10-50 डिवाइड बाय 18 महीनों का है। वो कहता सर इंटू आए करो ना, करंट ईयर का कर लो, 18 महीने का कहना करंट ईयर का कर लो, बाकी छड़ दो। 10,18,000 बटा, ओहो चलो करंट ईयर का नहीं करना, 1 महीने का कर लिए कि सारे का ही? क्यों? हाँ टाइम ऑफ सप्लाई चैप्टर लगे हुए थे, की कहता टाइम ऑफ सप्लाई रजिस्टर की पहला हो गया बोलो सही है गल। भाई ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ, ਡੇਟ ਆਫ ਇਨਵॉइस और डेट ऑफ शिफ्ट ऑफ पेमेंट व्हिच एवर इज अर्लियर। सर्विस ਦੇ ਕੇਸ ਅਗਰ ਐਡਵਾਂਸ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਐਡਵਾਂਸ ਟੈਕਸੇਬਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 10,50,000 ਸਾਰਾ ਐਡਵਾਂਸ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਟੈਕਸ ਭਰ ਦੋ। ਅਕਾਊਂਟ ਹੁੰਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਰਿਕੋਗਨੀਸ਼ਨ ਉਵੇਂ ਕਰਦੇ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ, ਪਰ ਅਕਾਊਂਟਸ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ, ਅਕਾਊਂਟਸ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਰੈਵਨਿਊ ਰਿਕੋਗਨੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਇੱਥੇ। ਗੱਲ ਇਹਦੀ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਰ ਇਹ ਤਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਸਪਲਾਈ ਸਰਵਿਸ ਹੋਗੀ, ਹੋਈ ਜਾਵੇ, ਟਾਈਮ ਆਫ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਲਾਓ ਤਾਂ ਉਹੀ ਰਹੂਗਾ।
ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਅਗਰ ਸਰਵਿਸ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਲਾਸਟ ਡੇਟ ਅੱਡ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਟਰਮਾਈਨ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ ਟਾਈਮ ਆਫ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਤਾਂ ਲਾਅ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਪੈਸਾ ਆਇਆ ਇਨਵੋਇਸ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤਾ, ਡਜ਼ਨਟ ਮੈਟਰ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੈਸਾ ਅਗਰ ਆ ਗਿਆ ਐਸੇ ਮਹੀਨੇ ਤਾਂ ਐਸੇ ਮਹੀਨੇ ਟੈਕਸ ਭਰ ਦੋ ਸਾਰਾ। 10-50 ਦਾ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ? 18%। ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ? काम तो सौखा ही है, सौखा ही है। Stock transferred without consideration to its branch in Shimoga, Karnataka. Branch has the same GST number. Value of the goods as per the valuation rule 2.5 लाख की करना है। Branch has a same GST number, तो फिर सप्लाई है या नहीं है? नॉट ए सप्लाई, तो क्या करना है? कुछ नहीं करना, डैश मार दो, आगे चलो। Given on hire 26 motor vehicle sitting capacity कितनी है? 14% excluding driver to the Karnataka State Corporation। क्या करना है? 26 मोटर व्हीकल किराए ते देते हैं किनू? कर्नाटका स्टेट कॉर्पोरेशन, स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन। करे शर्मा टैक्सेबल होगा। रेंटिंग ऑफ क्या है? मोटर व्हीकल। क्या लॉ है? टैक्सेबल एग्जाम्प्ट एफसीएम आरसीएम। क्यों? देखो अप टू 13% क्या होता है? आईटीसी ब्लॉक, ये तो क्या हो गया 14%, तो आईटीसी अवेलेबल वो तो आईटीसी है, एग्जाम्पशन की सी है। सही है, लोकल लोकल गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट है था ईवी व्हीकल, और अगर स्टेट ट्रांसपोर्ट टेकिंग है तो कोई भी मोटर व्हीकल पर सिटिंग कैपेसिटी नहीं होनी चाहिए, मोर देन 12, तो उस केस की बनूंगा ये एग्जाम्प्ट बनेगा, तो ये वाला क्या बनेगा? एग्जाम्प्ट। उदू बात इन्वर्ट आ गया तो आई करो आउटवर्ड का टोटल हो गया, कितना हो गया टोटल? 36,000 ते। अच्छा, जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ ना कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन, वैसे तो आपने ऐसा करना ही नहीं है, पर फिर भी कभी देखो है ना 10-15 दिन प्रैक्टिस करने के बाद आपको लगने लगा बहुत क्वेश्चन कर ले, फिर भी एटलीस्ट आए तक करियो। इदू भी अगर कट शॉर्ट कर लगोगे, गलतियां करी चलोगे, आंसर आने को फायदा नहीं। जो हवा च भी अगर करना है ना क्वेश्चन, एटलीस्ट आए करना है, जिवें मैं करिए ना कलियर फिगर लिखनी है CSI बस। ये आउटपुट हो गया, उस बाद आईटीसी से चल पो। ਤੇ ਆਈਟੀਸੀ ਤੇ ਅਗਰ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ? ਪਰਚੇਸਡ 4 ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਕੂਟਰਸ with engine capacity of 23 cc used for its employee for commuting within the office premise। क्या करना है? नियर बाय क्लाइंट लोकेशन, नहीं, विद इन ऑफिस प्रीमाइस एंड नियर बाय क्लाइंट ऑपरेशन विच वर सप्लाइड। क्या करना है भाई? आईटीसी मिलोगे नहीं, इलेक्ट्रिक स्कूटर लिए, आईटीसी अप टू 25 सीसी मोटर व्हीकल होता ही नहीं, और ये मोटर व्हीकल नहीं है तो इसका आईटीसी मिलेगा। और 4,80,000 का टोटल लिया है, ਤੇ ਬਾਇਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਹੈ? ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ, ਤੇ ਇੰਟਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਟਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁड्स ਦਾ ਕੇਸ, ਸਰਵਿਸ ਦਾ ਕੇਸ? गुड्स ਦਾ ਕੇਸ, ਸਰਵਿਸ ਦਾ ਕੇਸ, ਐਸੈਟ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ। ਐਸੈਟ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦਾ, ਐਸੈਟ ਹੈ, ਗੁੱਡ ਹੈ, ਸਰਵਿਸ ਹੈ। आईटीसी मिलूगा, ठीक है, गुड ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ, ਸਰਵਿਸ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ, आईटीसी ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ आईटीसी ਮਿਲੂਗਾ। ਇੰਟਰ ਲਾਣਾ, ਇੰਟਰਾ ਲਾਣਾ है ना? प्लेस ऑफ सप्लाई के लिए पूछिए ना, इंटर के इंट्रा? इंटर क्योंकि राजस्थान एक बेंगलुरु है। ओ यार आए क्यों करिए हो, ऐसे थोड़ी चेक करना है। आप मेरी बात समझते हो? ये तो आपको पता है गलत है, ऐसा आई नहीं चेक करना ब्रो। एक पास बेंगलुरु आ गया, एक पास राजस्थान आ गया, दूर दूर हो गए, दोनों इंटर कर ला दो, आई नहीं करना, गलत हो जाऊगा। आपने क्या चेक करना है? लोकेशन सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई। लोकेशन ऑफ सप्लायर कौन है? राजस्थान। प्लेस ऑफ सप्लाई चेक करोगे, प्लेस ऑफ सप्लाई के लिए चेक करो गुड्स का केस है, सर्विस का केस है, क्या एसेट का केस है? ये इलेक्ट्रिक व्हीकल स्कूटर एसेट हो गया। गुड्स है ਜਿਹੜਾ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਗੁੱਡੀ ਹੈ, ਐਸੈਟ ਤਾਂ ਯੂਜ਼ਰ ਦੇ ਲਈ ਹੈ, ਯੂਜ਼ਰ ਛੱਡੋ, सप्लायर देखो गुड है तो मूवमेंट इन्वॉल्व है, मूवमेंट इन्वॉल्व है तो टर्मिनेट कहाँ पे हो? बेंगलुरु, दैट्स वाई प्लेस सप्लाई बेंगलुरु और आईजीएस। टेक्निकली आए जाना है, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕਰੀਏ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਰਾਜਸਥਾਨ ਇੱਕ बेंगलुरु, ਕਦੇ ਕਦੇ ਸਹੀ ਕਦੇ ਕਦੇ ਗਲਤ, ਕੋਇਨਸੀਡੈਂਸ ਹੈ, ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਗਲਤ ਹੈ। 4,80,000 ਦਾ 18% ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ? 86। एक मिनट 2-3 पॉइंट पढ़ना।
विजय एमडी वेंट टू द सूरज गुजरात फॉर अ बिजनेस मीटिंग इन द जून, और 3 दिन वहां पे रुके। आईटीसी मिलेगा कि नहीं? किधर गए हैं? गुजरात में। आईटीसी मिलेगा कि नहीं? आईटीसी मिलेगा कि नहीं बाकी बच्चों? विजय गुजरात में गए हैं बिजनेस मीटिंग के लिए, 3 दिन वहां पे रुके, और होटल किस रुके? रॉयल रेजिडेंसी, रजिस्टर्ड इन द स्टेट ऑफ गुजरात। होटल अकोमोडेशन चार्ज कितने? 18,000 भरे हैं फॉर द स्टे। आईटीसी मिलेगा कि नहीं? मोहित, सारी क्लास मिलेगा? क्यों नहीं मिलता रिया? लोकेशन फ्लायर की है गुजरात, प्लेस ऑफ फ्लाई की है, प्लेस ऑफ फ्लाई की है, प्लेस ऑफ सप्लाई की है कि बेंगलुरु? कशिश, सर्विस इन रिलेशन टू इमल प्रॉपर्टी, लोकेशन ऑफ सच इमल प्रॉपर्टी, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है? गुजरात, सप्लायर गुजरात, प्लेस ऑफ सप्लाई गुजरात, ट्रांजैक्शन के ऊपर क्या लगेगा? सीजीएसटी एंड गुजरात जीएसटी। आपका केडी स्टेट से रजिस्टर्ड है? बेंगलुरु। आईटीसी नहीं मिलना। सारी क्लास वाह, हाँ, पता है की गल है? पता है की गल है? ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸਟ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਬੈਂਕ ਤੁਸੀਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਬੈਂਕ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਪਟਾਕੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ। ਮੇਰਾ ਛੱਡੋ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਟੀਚਰ ਦਾ ਚੱਕੋਗੇ ਉਹ ਵੀ ਪਟਾਕੇ ਹੈ। ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਉਂਦਾ? ਕੰਪਰੀਹੈਂਸਿਵ ਕੁਐਸਚਨ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਟੈਸਟ ਲਈ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਾਂ 3 ਟੈਸਟ ਬਣਾਏ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ 4 ਬਣਾਏ, 3 ਟੈਸਟ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਏ ਪੇਪਰ 'ਚ ਉਹ ਜਿਹੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਪੇਪਰ 'ਚ ਮਿਕਸ ਹੋ ਕੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਣੇ ਆ, ਚੈਪਟਰ ਵਾਈਜ਼ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਆਣੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। जिन्ने ज्यादा क्वेश्चन ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੋਊਗੀ। आईटीसी इसका नहीं मिलना समझ में आ गया? क्यों नहीं मिलना? लोकेश ਉਹੀ ਗੱਲ, ਜਿਵੇਂ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਇੱਕ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਆਈਜੀਐਸਟੀ ਲਾਤਾ, ਚਲੋ ਅੱਗੇ। ਇਹ ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਐ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ, ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਸਪਲਾਇਰ ਕੀ ਹੈ, ਪਲੇਸ ਆਫ ਸਪਲਾਈ ਕੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਜੀਐਸਟੀ ਕਿਹੜਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਫਿਰ ਆਈटीसी ਮਿਲੂਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ। ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ। ਅਗਲਾ, ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਜੂਨ ਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਦਸੰਬਰ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਅਵੇਲ ਦ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਇਨ ਦ ਇੰਟਰਸਟੇਟ ਵਿਦ ਟੈਕਸੇਬਲ ਵੈਲਿਊ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ, ਤੇ ਦਿਸ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਵਾਸ ਲਾਇਬਲ ਟੂ ਪੇ ਟੈਕਸ ਆਰਸੀਐਮ। ਪੇਮੈਂਟ ਫॉर द ਸੇਮ ਵਾਸ ਨਾਟ ਮੇਡ। ਆਰਸੀਐਮ ਟੈਕਸ ਭਰਨਾ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਪੇਮੈਂਟ टू द सप्लायर वाज नॉट मेड टिल द करंट मंथ, ते 181 दिन हो गए। हमने क्या पढ़ा? जनरल लॉ, 180 दिन से ऊपर हो जाए तो क्या करना चाहिए आपको? रिवर्स। However, tax due to the government have been paid and ITC have been availed. ITC अवेल कर रखे है, आरसीएम ने टैक्स भर रखे है, पर सप्लायर नु पे नहीं किया विद इन 180 डेज। क्या रिवर्स कर दें? क्या रिवर्स कर दें लेविजा? क्यों? अगर 180 दिन में सप्लायर को पे ना करो तो क्या आईटीसी रिवर्स नहीं करना होता? करना होता है, पर आरसीएम के केस में रिवर्स नहीं करना होता। 3 केसेस है जहां पर रिवर्स करने की लोड नहीं। पहला आरसीएम, दूसरा अगर रेसिपिएंट ने थर्ड पर्सन को पे कर दिया, या फिर एक और केस शेड्यूल 1 डीम सप्लाई वाले केस है जहां पे कंसल्टेशन नहीं होती, तो वहां पे नहीं पे करोगे तो भी रिवर्स करने की लोड नहीं है। तो क्या है ये? वो वाला पॉइंट लग गया एक्सेप्शन वाला, तो आईटीसी रिवर्स करने की लोड नहीं है। ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਆਨਸਰ ਬਣਾਉਂਗੇ ਇਹਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਗੇ ਕਿੱਥੇ? नोट। सारा क्वेश्चन खत्म हो तो बाद नोट लिखा, या फिर करना है तो नोट बस। अच्छा जी, आईटीसी रिवर्स करना होता इस केस में तो क्या हो गया? आरसीएम वाला केस हो गया। अगर आरसीएम ना होता, फॉरवर्ड चार्ज होता, तो आईटीसी रिवर्स करना पड़ता। आईटीसी रिवर्स करने वाली चीज दिखाते कितने? वर्किंग नोट्स। अपनी स्टेटमेंट तीन ही है, या तो आउटपुट टैक्स वाली, या आईटीसी वाली, या सेट ऑफ वाली। आउटपुट वाली आईटीसी वाली, सेट ऑफ वाली ਜਿਹੜੀ ਸੈਟ ਆਫ ਵਾਲੀ ਹੈ ਉਹ ਚ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਦਿਖਾਣੇ ਹੋਤੇ? ਆਊਟਪੁੱਟ ਮਾਈਨਸ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੈ? आईटीसी यूटिलाइज इज इक्वल टू जीएसटी पेबल इन कैश प्लस आरसीएम की लायबिलिटी इक्वल टोटल पेबल इन कैश। कितने दिखाते? आईटीसी टू बी रिवर्स नो। ओए आईटीसी रिवर्स किਵੇਂ ਹੁੰਦੀ है? आईटीसी रिवर्स होता कैसे है? ई कैश लेजर में से काट लेते हैं, सॉरी ई क्रेडिट लेजर जो काट लेते हैं पैसे।
आईटीसी रिवर्स करने का तरीका क्या है? आउटपुट बनाना, शेड्यूल 1 परमानेंट ट्रांसफर ऑफ द गुड्स ऑन विच आईटीसी हैव बीन अवेल्ड। उधर आईटीसी क्या करना है हमने, रिवर्स। रिवर्स कैसे किया उसको, डीम सप्लाई बना के। तो आईटीसी रिवर्स कहते होता है डीम सप्लाई बना के। तो रिवर्स करने के लिए क्या, स्टेटमेंट नंबर 1 आउटपुट जीएसटी वाली उधर ही दिखाओगे। तेरी कमी सी भाई, क्या समझे? नहीं समझे? आप ऐसा करो, आपने बड़े क्वेश्चन का फॉर्मेट बनाया था ना, किधर बनाया था वो खोलो। पहले पेज ही बनाए हुए, ये सोना सा फॉर्मेट बनाया था ना, ऐसे बनाया होगा आपने भी। इधर फॉर्मेट में ऐड करो जो पहली स्टेटमेंट थी ना। अच्छा अच्छा, डेबिट नोट क्रेडिट नोट भी नहीं दिखाया मैंने, डेबिट नोट क्रेडिट नोट भी दिखाइए थे। जगह दिल में होनी चाहिए यार। पता है क्या करो, आज जी इतने आ जगह ना, इतने लिख दो, इतने लिख दियो। अगर अपा आईटीसी रिवर्स करना है तो क्या करना है उसको, आउटपुट एक्स लायबिलिटी में प्लस कर दो। इधर प्लस कर दो, ऐड इन आउटपुट एक्स। अगर आईटीसी रिवर्स करना है तो ऐड इन आउटपुट एक्स। अगर डेबिट नोट इशू होगा उससे क्या होगा, आउटपुट एक्स लायबिलिटी વધूगी, વધूगी था ऐड इन आउटपुट एक्स लायबिलिटी। और अगर क्रेडिट नोट इशू होगा तो कहाँ पे दिखाएंगे, इतनी दिखावांगे। कोई ऐड नहीं, रिड्यूस। ये सारी चीजें केड़ी स्टेटमेंट, स्टेटमेंट नंबर 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। आईटीसी रिवर्स करना है, आउटपुट एक्स लायबिलिटी बता दो। डेबिट नोट इशू की तो आउटपुट एक्स लायबिलिटी बता दो। क्रेडिट नोट इशू की तो आउटपुट एक्स लायबिलिटी घटा दो। लिखो है, यही नुकसान होंगे प्रिंटा प्रिंटा ਦੇ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਖਣਾ ਭੁੱਲ ਜਾਏਗਾ ਉਤੇ ਤੇ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ। चलिए आगे। On 11 जून 2015 received a debit note। और अगर डेबिट नोट रिसीव करेंगे तो क्या करना होता है वैसे, और ज्यादा डेबिट नोट इशू करते हैं उत्थे लिखा सी वर्ड इशू, इशू 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 तो ऐसा, रिसीव रिसीव तो कैसा। आईटीसी वेल काते काते करना है। अगर डेबिट नोट रिसीव तो क्या करोगे आप, आईटीसी अवेल। अगर डेबिट नोट क्या किया आपने, रिसीव, तो उस पर क्या होगा, आईटीसी अवेल। और सर अगर क्रेडिट नोट रिसीव किया तो उससे क्या होता है, क्रेडिट नोट सप्लायर ਦੇ अच्छा आउटपुट एक्स लायबिलिटी ਘਟਦੀ है, रेसिपिएंट आईटीसी रिवर्स करता है। ਜਿਹੜਾ आईटीसी रिवर्स करना कितने दिखाना है, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी ਵਧਾ के घटा के। रिवर्स करना मतलब सरकार ਨੂੰ ਮੋੜਨਾ है ना, आईटीसी रिवर्स करना मतलब सरकार ਨੂੰ टैक्स ਮੋੜਨਾ है, तो फिर आउटपुट टैक्स लायबिलिटी ਵਧੂਗੀ। डेबिट नोट रिसीव तो आईटीसी अवेल, ये सारी चीजें ऐसे दिखानी है आपने, समझिए। पक्का तो है, एग्री, क्या करें, व्हाट कैन बी डन, दिस इज टैक्स, इनकम टैक्स, जी अभी तो जीएसटी है, इनकम टैक्स अभी शुरू करना है। अगर क्रेडिट नोट रिसीव हो गया
वो पंगे लिए ना कोई है ना नहीं मेरे को लिया ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਪਈ ਸੀ ਤੱਪੇ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ अगर क्रेडिट नोट रिसीव हो गया फिर भी की करना है ऐड इन आउटपुट टैक्स लायबिलिटी देखो डेबिट नोट रिसीव तो आईटीसी अवेल है पता है क्या करना अभी फॉर्मेट थोड़ा हौच पौच होगा ना घर पे जाके एक फ्रेश कॉपी लेके फिर से बनाना प्रैक्टिस है जितनी ज्यादा करोगे उतनी ज्यादा दोनों चीजें याद होंगी मेहनत कर लो लॉ का टेस्ट आपका थर्सडे 20 तारीख 20 तारीख ਨੂੰ लॉ ਦਾ ਫੁੱਲ ਸਿਲੇਬਸ ਟੈਸਟ 20 तारीख 20 ठीक है जी बढ़िया सा टेस्ट बनाया है नंबर थोड़े बढ़िया आ गए थे ना इस बार थर्सडे में से लेके आओ कोई मर्जी आरटीपी करो कोई पास एग्जाम करो कुछ भी करो ओपन चैलेंज लेटेस्ट से लेटेस्ट करो पुराने से पुराना करो एयर वन ना नहीं ये हो रहा है नहीं फाइनल जो टॉपिक है नहीं ब्रो फाइनल ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਅ ਹੈ ਉਹਦੇ ਟੌਪਿਕ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ 149 ਤੋਂ दोनों सिलेबस 148 तक डुप्लीकेसी नहीं है बार बार सेम सेम थोड़ी पढ़ेंगे 11 जून को क्या कर दिया हमने रिसीव किया डेबिट नोट इन रिस्पेक्ट ऑफ द इनवर्ड इंट्रा स्टेट सप्लाई द अंडरलाइंग इनवॉइस वाज इशूड इन अक्टूबर 2023 इनवॉइस को तो इशू है कहते अक्टूबर 2023 ਚ ਉਹ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਡੈਬਿਟ ਨੋਟ ਹੈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨੋਟ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਇਨਵॉइस ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਨਵॉइस ਕਦੋਂ ਇਸ਼ੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਚ ਡੈਬਿਟ ਨੋਟ ਕਦੋਂ ਰਿਸੀਵ ਹੋਇਆ 11 ਜੂਨ it was found later that the supplier has erroneously declared a value less than the actual डेबिट नोट कब इशू होता है जब सामने वाले को डेबिट मारना हो सप्लायर ने कहता घट वैल्यू दिखाती सी लेस देन द सर्विस प्रोवाइडेड सप्लायर ने इनवॉइस इशू किया किन्ने दा घट दा तो सप्लायर ने घट दा इनवॉइस इशू किया पर एक्चुअल विच उन्हें सर्विस ज़्यादा दी सी सर्विस ज़्यादा दी सी तो फिर उन्हें एक और डेबिट नोट इशू करता सामने वाले डेबिट मारने वास्ते इनवॉइस कदों इशू किया अक्तूबर 2023 ਚ डेबिट नोट कदों इशू किया जून 2025 ਚ डाउट ये है सैक्शन 16(4) की टाइम लिमिट आईटीसी कदों तक मिल सकता है ठीक हो गया 3 नवंबर या फिर एनुअल रिटर्न डाउट ये थोड़ी ये तो याद ही है सबनों 3 नवंबर एनुअल रिटर्न फ्रॉम जो इनवॉइस इशूड के फ्रॉम डेट डेबिट नोट फ्रॉम डेबिट नोट देखना तो डेबिट नोट कदों रिसीव होया है जून 2025 तो फाइनेंशियल ईयर केड़ा हो गया 25-26 3 नवंबर 2026 या फिर एनुअल रिटर्न हो 25-26 और अगर कहना है 3 नवंबर एनुअल रिटर्न फ्रॉम इनवॉइस डेट इनवॉइस को 2023 तो फाइनेंशियल ईयर 23-24 3 नवंबर 2024 या एनुअल रिटर्न ऑफ 23-24 तो दोस्तों आईटी से कहो तक अवेल हो सकता है 3 नवंबर फ्रॉम डेबिट नोट कि 3 नवंबर फ्रॉम टैक्स इनवॉइस डेबिट नोट चलो तो इस केस आईटी से मिलूगा कि नहीं मिलूगा हुण मिलूगा 3 नवंबर को मिलूगा ऐसा क्यों होता है मैं कुछ कुछ भी पूछता हूँ आप चुप कर जाते हो आप तो ना बोलो उन्हें मिल चुका कि 3 नवंबर 2000 अपना 26 ਨੂੰ जाके मिलू और 3 नवंबर 26 16 4 दी ਤਾਂ लास्ट डेट है उदों तो बाद मिलना नहीं उदों पहला तो जो मर्जी ले लो कब ले सकते होते हैं जब तो सेक्शन 16 एंड 17 की कंडीशन फुलफिल कर लो गुड्स आ गए होन सर्विस आ गया होन सप्लायर ने जीएसटी 1 ਚ ਦਿਖਾਤਾ ਹੋਵੇ रेसिपिएंट ਦੀ 2 ਚ बोल ਪਿਆ ਹੋਵੇ सप्लायर ने टैक्स ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ हाँ सप्लायर ने अगर टैक्स नहीं भी भरया 3 तो एक्सेप्शन है अवेल कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं सेक्शन 16 से 17 की कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए आईटीसी अवेल कर सकते हो 3 नवंबर वाली डेट था लास्ट डेट है ठीक हो गया जी सर जून से आईटीसी अवेल कर सकते हैं हाँ कर सकते क्या करना है इसका आईटीसी अवेल कर लो 2.5 लाख का कितने % करोगे इंट्रा है ना तो 9% तो पास सबको थोड़ी करना है
15% को पास करना है, 100 चो 15 नहीं पास करे ना, 85 थोड़ी पास करनी है। जेड़ा कर लूगा वो पास हो जाऊगा, नहीं तो प्रैक्टिस यार, क्या करें। देखो मैं तो जब से शुरू हुआ हूँ जीएसटी, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੀ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦਾ। 1.5 ਮਹੀਨਾ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੀਏ ਫਿਰ ਹੋਊਗਾ ਨਾ, ਦਾ मतलब ही नहीं, पर हल कोई नहीं। मेरी प्लानिंग ऐसी है, पता नहीं कितनी फुलफिल होगी, देखते हैं। इनकम टैक्स में आपको स्टार्ट कराऊंगा, मैं स्टार्ट ही पीजीपी से करूंगा। पीजीपी स्टार्ट करा के सीधा कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन बड़े वाले, उसके लिए जो भी लॉ आता जाएगा वो आप करते जाएंगे। पता नहीं कितना सक्सेसफुल होगा कितना नहीं, देखते हैं। पर मेरा तो यही प्लान है कि मैं आपको स्टार्ट ही वहां से करवाऊँ, क्योंकि वही क्वेश्चन ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ नहीं है ना। उन हाउस प्रॉपर्टी कराने का कोई फायदा नहीं, उन्हें थोनू भी आंदा है, हो भी जाएगा, है ना। पीजीबीपी है जिथे चीक निकलती है, एंड वही करवाना है मैं तो स्टार्ट पे। तो देखते हैं, मैं तो ਤੁਹਾਨੂੰ टैक्स समझाई जावा, अपने तो इनकम सही नहीं निकलती, टैक्स की करांगे आप कट के। चैप्टर 1 मेरे को पढ़ाने का जी नहीं करेगा, तो फायदा ही नहीं, मैं तो नहीं दिखता फायदा। जो इनकम ही सही ना, ये टैक्स की करांगे आप कट के, सही है टैक्स सीखी जाओ, इनकम तो सही नहीं निकलती अपनी, सियापा तो इनकम तो ही है। मेरा तो टैक्स कराने का कोई नहीं, मेरा जी है सीधा आपको पीजीबीपी कराऊं। आंसर घूम गया यार, कितने लिखी अंदर सियापा। क्या करना है इस केस का, आईडीसी फेल करना है, 2.5 लाख का ऑप्शन कितना हो गया। आईजीएसटी के सीजीएसटी इंट्रा है भाई, 500 थे भाई, 500। ऑल द कंडीशन फुलफिल्ड, ये ओपनिंग बैलेंस है नहीं, बस इतना सा क्वेश्चन था क्या, कुछ 4 आइटम है, बाकी तो खाली है क्वेश्चन। अब सेटअप मार दो, दवा दो, सेटअप मारो फिर आप देखें सही है गलत है। सबसे पहले कौन सा, किधर से, सारे आपदे आपदे घर ही मारने हैं। आरसीएम वाला कोई है नहीं था। नेट जीएसटी लाइबिलिटी कितना हो गया, इतना काम क्या हो गया। लो भाई, ਇਹ 'ਚ ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਚੈप्टर ਹਿੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ, ਬਸ ਮੂਰਲੀ ਹੋਇਆ, ਪਿਛਲਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। बस यही है, पीओएस टीओएस आईटीसी बड़े आधे साल वाले 2-2 नंबर दे दो, बस सारा कुछ करा ही रखा तुम, जेड़ा आया सी पार्ट बी में आ जाओ। अब ये डिटेल देखते हुए नीचे बढ़ो, कहना कंप्यूट द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई, ठीक है। कंसिडरिंग वैल्यू ऑफ सप्लाई का डेडिकेटेड 5 नंबर, 5 नंबर वैल्यू सप्लाई दे रहे हो, 5 नंबर वैल्यू ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई का डेडिकेटेड क्वेश्चन बहुत घट आंदा है, ऐत की आया जनवरी 26 आया सी, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान सुनना, सुनना, हेलो। कहता है कंप्यूट द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई, मतलब अगर कोई एग्जम्प्ट वैल्यू सप्लाई हो तो जोड़ना कि नहीं जोड़ना। हरमन का ना डाउट आया, हरमन क्या करती, एग्जाम्पल वाली चीजें विच जोड़ी जाया करे, ये कहनी सर देखो टैक्स तो नहीं भरना, टैक्स वाले कॉलम में 0 पाता, पर वैल्यू सप्लाई तो लिखन दो ना मैनू, नहीं रो, अगर आपसे मांगना एग्रीगेट टर्नओवर फिर वो जोड़ियो, एग्रीगेट टर्नओवर मंगदा नहीं तो कदे एग्जाम्प्ट जोड़ना नहीं। जे कदे एग्रीगेट टर्नओवर मंगया, जो कि 8 टेस्ट है थोड़े, 8 चो मसा एक कदे चैप्टर च होगा भी 5 नंबर का क्वेश्चन एग्रीगेट टर्नओवर कट के दिखा दो। एग्रीगेट टर्नओवर का क्वेश्चन आता नहीं है यूजुअली, अगर आया एग्रीगेट टर्नओवर का फिर एग्जाम्प्ट जोड़ियो, अदरवाइज सिर्फ जो टैक्स वाला जोड़ना है, अगर जो एग्जाम्प्ट है वो नहीं जोड़ना। एग्जाम्प्ट वैल्यू ऑफ सप्लाई के कॉलम च भी डैश पाना है, जीएसटी का डैश पानी पाना है, वैल्यू ऑफ सप्लाई च भी डैश पाना है, ठीक है। तो करते हैं क्वेश्चन। अच्छा एक और गल होंगी है, कला वैल्यू सप्लाई पूछा इन्होंने, सुनियो इन्होंने की पूछा, कला वैल्यू ऑफ सप्लाई, मतलब टाइम ऑफ सप्लाई केड़े महीने फॉल कर रहा है, कोई मैटर करता है कि नहीं करता, मतलब ऐसा है ना यार। एग्जाम्पल के लिए सुनना, इंटरेस्ट पेनल्टी है, वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट बनता है कि नहीं,
कस्टमर ने पेमेंट डिले कर दी तो उससे इंटरेस्ट पेनल्टी ले ली, क्या वैल्यू सप्लाई का पार्ट बनता है कि नहीं? जल्दी बनता है। पर ठीक है, एक और, ਜਿਹੜਾ ब्याज है पेनल्टी है ਉਹਦੇ ਤੇ जीएसटी ਕਦੋਂ ਭਰਨਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਰਿਸੀਵ ਹੋ ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਆਫ ਸਪਲਾਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਫਿਊਚਰ ਚ ਫਾਲ ਕਰੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਬੇਸਿਕ ਗੁੱਡ ਹੈ ਡੇਟ ਆਫ ਇਨਵੋਇਸ ਆ ਲਾਸਟ ਡੇਟ ਆਫ ਇਨਵੋਇਸ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਫ ਸਪਲਾਈ ਅੱਡ ਵੇਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੈਲਿਊ ਸਪਲਾਈ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾਣੀ ਹੈ ਮੰਥ ਵਾਈਜ਼ ਅੱਡ ਕਿ ਟੋਟਲ ਸਾਰੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਵਿਆਜ ਬੂਜ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੋੜ ਕੇ, ਡਸਨਟ ਮੈਟਰ ਟਾਈਮ ਆਫ ਸਪਲਾਈ ਕਦੋਂ ਫਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੱਲਾ ਵੈਲਿਊ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਦਿਖਾਣੇ ਆ, ਟਾਈਮ ਆਫ ਸਪਲਾਈ ਕਦੋਂ ਫਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦਾ ਵੈਲਿਊ ਸਪਲਾਈ ਦੱਸ, ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨੇ ਟੈਕਸ ਕਿੰਨਾ ਭਰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਹਿ ਦੂਗਾ ਇਹ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨੇ ਟੈਕਸ ਕਿੰਨਾ ਭਰਨਾ ਹੈ फिर टाइम ऑफ सप्लाई मैटर करूंगा। रोटेट तो सारा जोड़ दो, डजंट मैटर टाइम ऑफ सप्लाई कਦੋਂ कॉल कर रहे हैं। measures FRY registered in the state of Rajasthan sold one of the machine to BGC। FRY भी राजस्थान है तो कस्टमर भी राजस्थान है। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना 8,50,000 विदाउट GST एंड डिस्काउंट ते 8,50,000 है। कहता आउटवर्ड फ्रेट चार्जेस कॉन्ट्रैक्ट वाज टू डिलीवर द मशीन एट BCG's फैक्ट्री दैट इज F4 कॉन्ट्रैक्ट था। अगर F4 कॉन्ट्रैक्ट था तो जोड़ना कि नहीं, एक्स फैक्ट्री होता तो नहीं जोड़ते। F4 का मतलब सप्लायर की ऑब्लिगेशन है रेसिपिएंट के घर तक छोड़ के आने की, तो ब्याज किराया जोड़ो आगे। FR1 का सप्लायर कहता 3% का ट्रेड डिस्काउंट देंगे, 3% का ट्रेड डिस्काउंट ड्यूली रिकॉर्डेड था, क्या करना है फिर कटा दो 3% ऑफ का था 8.5 लाख के 8 लाख 92,000 8 लाख 50 था 3% कितना होया 25,500 कटा दो। कहना FRY normally gives an interest free credit period of 15 दिन for the payment from date of issue of invoice, failing which the interest कितना लगूगा 1.5% पर मंथ ਦਾ लगूगा, 1.5% पर मंथ ਦਾ ਵਿਆਜ लगूगा। एक और गल अपनी बुक का ਜਿਹੜਾ क्वेश्चन 1.5% पर मंथ लिखा हुआ ਸੀ ਇਹ ਚ वर्ड एक्स्ट्रा की लिखा हुआ है, मतलब जब 20 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਲਾਣਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ पूरा 1.5% लाऊंगे। बुक ਚ क्वेश्चन किसी 1.5% पर मंथ इतने की आ गया और पार्ट दे रहा हूँ नवी चीज आ गई, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हो सेम आएगा कॉपी पेस्ट। पेपर में आपने ये ध्यान ही नहीं देना, आपको लगेगा हमने ऐसा क्वेश्चन किया हुआ है तो दिन ला दोगे, गलत हो चुका है आंसर आपका एक मरी सी। अच्छा वेव हो जाना है, मेजर FRY वेव द इंटरेस्ट पेबल फॉर, हाँ क्योंकि वेव हो गया था ब्याज नहीं जोड़ना था डैश वाले जाएगा, सही है वो तो इस क्वेश्चन चाहे है ना वेव ऑफ, पर अगर इस क्वेश्चन वेव ऑफ की गल ना लिखी होंगी फिर तो जोड़ दे और उस केस ध्यान की रख दे दिन नाले सी आपा की लाना सी पूरा 1.5% ला देंगे, सही हो गया। एक होर गल 1.5% ते डाउट ये आंदा भी सर 1.5% काते लाना है, गुड्स की वैल्यू ते कि गुड्स प्लस GST ला के इनवॉइस वैल्यू ते, दोनों तरीके के क्वेश्चन सी, गुड्स की वैल्यू ते भी इनवॉइस वैल्यू ते भी काते गुड्स से कि इनवॉइस वैल्यू ते। वैसे आए भी आप जो दो क्वेश्चन देखे और क्वेश्चन ने स्पैसिफिकली लिखा हुआ है इस क्वेश्चन च वही गल है वेव ऑफ कराने ली तां करके कैलकुलेशन की वाली गल नहीं की भी काते लाना है क्योंकि वेव ऑफ ही कराना है, अदरवाइज क्वेश्चन दस दूंगा। पर मेरा भी मनना यह है भी क्योंकि पेमेंट की गल हो रही है तो इनवॉइस वैल्यू के उत्ते ला दियो 8,50,000 प्लस GST। सब्सिडी आ गई, both the subsidies were not deducted while carrying the contract price of 8.5 लाख, जो 8.5 लाख कटे उन्होंने सब्सिडी एक बार दे ली माइनस नहीं हुई भाई, है ना सब्सिडी की तो आई है NGO तो माइनस करनी है कि नहीं, NGO तो है तो वैल्यू सप्लाई का पार्ट होनी चाहिए है, माइनस कितनी नहीं भाई पार्ट है तो फिर कुछ नहीं करना, पहली सब्सिडी का तो कुछ नहीं करना। 80,000 की तो आई है स्टेट गवर्नमेंट तो इसका क्या करना होता है माइनस करना होता है, तो माइनस कर दो 80,000 बस वह लाई आओ जी आलो चाबी MCB सुटते सारे MCB सुटते कितना आ गया
786,500 वैल्यू सप्लाई आ गया। ठीक है जी, ऐसे करके 5 में से 5 नंबर मिल जाएंगे। ल टाइम ऑफ सप्लाई का क्वेश्चन भी मेरे को लगता नहीं कभी आया है, पर इस बार आया था जैन 26 में। टाइम ऑफ सप्लाई 5 नंबर मेरे टीओएस। बहुत रेयर होता है ऐसे टीओएस और वीओएस का डेडिकेटेड क्वेश्चन, पर चलो देखो इसमें क्या है, इसमें ना आपको आंसर की फॉर्मेटिंग ध्यान रखनी पड़ेगी। मैं आपको लिख के दिखाता हूँ, लिखूंगा मतलब डिटेलिंग नहीं, पॉइंट्स फॉर्म में, शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखना है। सबसे पहला एबीसी एंड अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म, सप्लायर कौन है, मतलब एबीसी अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म है, अनरजिस्टर्ड है। कोई अनरजिस्टर्ड मतलब पार्टनरशिप एक्ट ਦੇ ਵਿੱਚ अनरजिस्टर्ड के जीएसटी ਦੇ ਵਿੱਚ अनरजिस्टर्ड, जीएसटी में अनरजिस्टर्ड, पार्टनरशिप एक्ट का क्या लेना हमने। Having operation in the Kerala made a payment of advance amounting to 1.5 लाख to the K Transporter। K Transporter कौन है, GTA है। कदों किता, डेट ऑफ पेमेंट कितनी है, 5 अगस्त 2025 ਨੂੰ कितनी पेमेंट की है, 1.5 लाख रुपया। बैलेंस पेमेंट कितने दी की है, डेट ऑफ पेमेंट एक होर है, 10 नवंबर 2025 ਨੂੰ कितना पे किया है, 2.5 लाख रुपया। ऐसे टोटल कितना पे किया है, 4 लाख। You are required to determine the time of supply if the invoices for the services are raised on 5 on 15। Doubt। सिर्फ 5 ਤੇ 15 ਦੋ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਕੇਸ ਹੈ ਕਿ 1.5 ਲੱਖ ਦਾ 5 ਨੂੰ ਤੇ 2.5 ਲੱਖ ਦਾ 15 ਨੂੰ ਕੇਸ ਹੈ। You are required to determine the time of supply if invoices are raised on आहा या आहा, ए या बी दो केस है। Invoices are required to be issued by the supplier. The supplier has not exercised the option to pay tax in relation to the under FCM। FCM लग रहा है, RCM लग रहा है इस केस च, FCM के RCM, दसो FCM के RCM। और कहता सप्लायर कौन है, सप्लायर कौन है, जीटीए की एबीसी। एबीसी तो पे करी जाता है, एबीसी ने तो पेमेंट करी है किसको, जीटीए को। सप्लायर कौन हुआ, जीटीए हुआ। एंड कह रहा है कि सप्लायर हैज नॉट ऑप्टेड टू पे टैक्स। ठीक है, सप्लायर हैज नॉट ऑप्टेड टू पे टैक्स अंडर एफसीएम। सप्लायर ने, ओहो जीटीए जब पढ़िया नहीं, जनरली अगर 5% ਦਾ ਰੇਟ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਆਰਸੀਐਮ। ਜੀਟੀਏ ਚਾਵੇ ਤਾਂ ਐਫਸੀਐਮ ਆਪਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਆਪਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, सर्विस का केस है, आरसीएम का केस है, टाइम सप्लाई का लॉ के मिलाना है। क्या सबसे पहले ये चेक करें टाइमली नॉट टाइमली, टाइमली नॉट टाइमली कब चेक करते हैं जब, और ये कौन सा केस है, इधर टाइमली नॉट टाइमली नहीं चेक करना, इधर क्या चेक करना सीधा 61 डे फ्रॉम सप्लायर्स इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। 61st डे निकालो फ्रॉम सप्लायर इनवॉइस। सप्लायर इनवॉइस किस दिन है, या तो 5 सितंबर ਨੂੰ, 5 सितंबर ਦੇ ਵਿੱਚ 61 दिन जोड़ो, सितंबर ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, 30, 30 ਘਟਾਏ ਤਾਂ 25, डेट ਕੱਢੋ ਦੋ ਸਾਰੇ ਜਣੇ, नवंबर दिसंबर, 5 नवंबर 1 नवंबर, 25 दिन सितंबर ਦੇ, 31 दिन अक्तूबर ਦੇ। ठीक हो गया, 5 दिन और जोड़ने हैं, 5 दिन नवंबर ਦੇ आ गए, ये आ गया 5 नवंबर, ये 10 दिन बता के था, फिर 15 नवंबर, 15 नवंबर हो गया। क्या है ये 61 डेज आ गया। डेट ऑफ पेमेंट और 61st डे विच एवर इज अर्लीयर। केस ए ਦੇ ਵਿੱਚ डेट ऑफ पेमेंट कितनी है, या तो 5 अगस्त या फिर है ना, एक 1.5 लाख है तो एक ये चाहे भी होंगे ना, 1.5 लाख के लिए अड्ड कटो, 2.5 लाख के लिए अड्ड कटो, अगर पैसा किश्ता जा रहा है तो टाइम ऑफ सप्लाई किश्ता च पहले 1.5 लाख के लिए डेट ऑफ आपने की देखना, डेट ऑफ पेमेंट और 61st डे, 61st डे कितना आ रहा है 5 नवंबर, डेट ऑफ पेमेंट कितना है 5 अगस्त, तो टाइम ऑफ सप्लाई कितना आ गया 5 अगस्त। 2.5 लाख के लिए कितना आ गया, डेट ऑफ पेमेंट 10 नवंबर और 61st डे 5 नवंबर, तो कितना आ गया 5 नवंबर। और अगर 15 नवंबर बनती है तो 1.5 लाख के लिए क्या होगा, वो तो 5 अगस्त ही रहूगा, और 2.5 लाख के लिए कितना आ जाऊगा
डेट ऑफ पेमेंट और 61st डे 10 नवंबर। समझिए 5 अगस्त 5 नवंबर। दिक्कत की है आंसर राइटिंग दी। आंसर राइटिंग की था पहला तो उन्होंने ये दसिया भी इस केस की लगूगा आरसीएम। अच्छा गल सुनियो, ये आरसीएम टैक्स कौन भरूगा? पर रेसिपिएंट था अनरजिस्टर्ड सी पार्टनरशिप फॉर्म। रजिस्ट्रेशन लेनी होगी क्योंकि लॉ सी सीआरएफ बीपीसीटी एफ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਫਰਮ ਆ ਗਈ ਔਰ ਅਗਰ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਫਰਮ ਰੈਸਿਪੀਐਂਟ ਹੈ ਚਾਹੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਅਨਰਜਿਸਟਰਡ ਉਹ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਆਰਸੀਐਮ ਲੱਗੂ ਤਾਂ ਜੀਐਸ ਨੰਬਰ ਲੈਣਾ ਪਊਗਾ ਮੈਂਡੇਟਰੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਤੇ ਉੱਤੇ ਆਰਸੀਐਮ ਲੱਗੂਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਵੀ ਆਰਸੀਐਮ ਲੱਗੂਗਾ। ਫਿਰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 13 ਦਾ ਆਰਸੀਐਮ ਦਾ ਲਾਅ ਦੱਸਣਗੇ ਡੇਟ ਆਫ ਪੇਮੈਂਟ ਆਫ 61st ਡੇ ਫਰਮ ਸਪਲਾਇਰਸ ਇਨਵॉइस ਦੱਸਤਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਤਾ ਵੀ ਅਗਰ 5 ਅਗਸਤ ਤੇ 5 ਨਵੰਬਰ 5 ਅਗਸਤ ਤੇ 10 ਨਵੰਬਰ चले आगे वाली कहानी नहीं भाई प्यारा जा सिंपल जा आंसर दिता है एक तो आरसीएम दसता ते एक लॉ दसता वो दूआ सीधा 4 केस बनाते। छुट्टी होगी जावड़ा डॉक्टर सुन भाई यार तुसी इंटर वाले हो ਜਿਹੜੇ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੰਨੀ ਸਟ੍ਰਿਕਨੈਸ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੂੰ ਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਐਜ਼ ਤੂੰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਬੈਗ ਚੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਦੇ ਗਰਾਰੀ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਸਟ੍ਰਿਕਨੈਸ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਐ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। मजाक नहीं जो आ गया मुंडा 15 मिनट पहला 10-15 मिनट पहला बैग पैक कर लिया बाहर छड़ के आया कुड़ी है ਉਹਨੂੰ क्या होमवर्क दिखा वो चलो जी पेज ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇ ਪੁਰਾਣਾ ਦਾ ਕੰਮ ਪਿਛਲੇ पेज ਭਰੇ ਹੋਏ अगले पेज ਭਰੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਹੋਮਵਰਕ ਹੈ ਮੇਰਾ बैग ਚੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ। चलो पता की है यार ਤੁਸੀਂ ਹੱਸੀ ਮਜ਼ਾਕ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਫਿਰ ਕੱਲੀ ਹੱਸੀ ਮਜ਼ਾਕ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਆਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ ਡੈਡੀਕੇਟਿਡ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨ ਚੱਲ ਮੇਰੇ 5 ਨੰਬਰ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨ शांति वेलनेस एंटिटी है 12 AB वाली इनकम टैक्स एक्ट 1961 वाली जून 2025 ਦਾ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ये वैल्यू सप्लाई होती है विदाउट जीएसटी वाली पर एक्सेप्शन कभी कभी ऐसा हो जाता है कभी इसको लिख देगा इंक्लूसिव जीएसटी कभी इसको लिख देगा ये तो खाली जीएसटी की फिगर है। जो कदे वो आ जाता बच्चे का क्वेश्चन गलत हो जाता है क्योंकि बच्चे आदत बनी होंगी वैल्यू सप्लाई मनन की उत्ते पढ़ते नहीं हैडिंग दिता की है ये कदे जीएसटी भी दे दिंदा कदे इंक्लूसिव जीएसटी भी दे दिंदा ध्यान नाल देखिया करो। अमाउंट सीड फॉर द कैंप्स कंडक्टेड एडवांसमेंट ऑफ रिलीजियस स्पिरिचुअलिटी फॉर द ओल्ड एज पीपल क्या करना है एडवांसमेंट ऑफ रिलीजियस स्पिरिचुअलिटी अच्छा वो चाहे भी सी बुजुर्गों वास्ते कि किसी वास्ते होया किसी वास्ते होया प्रोवाइड स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम टू द अबैंडन ऑर्फन होमलेस चिल्ड्रन 1 लाख रुपए एंड पर्सन ओवर 65 ईयर्स इन द अर्बन एरिया। रूरल एरिया तो एग्जम्प्ट होता है अर्बन एरिया तो टैक्सेबल तो 2 लाख रुपया तो क्या बन गया टैक्सेबल और 1 लाख क्या बन गया रेंट आउट अ स्मॉल पोर्शन ऑफ इट्स प्रीमाइस हम कौन है एंटिटी रजिस्टर्ड अंडर 12AB rent out a small portion of the premise to a book selling shop selling spiritual literature for the business purpose 1 month का रेंट कितना है 12,000। एग्जाम्पशन कब थी रिलीजियस एरिया पर्पस रिलीजियस नहीं प्रेसिडेंट ऑफ रिलीजियस एरिया ठीक हो गया। पहली गल तो क्या है रिलीजियस एरिया नहीं दूजा वो तो वैल्यू सप्लाई की कंडीशन सी कितनी वैल्यू सप्लाई होनी चाहिए 10,000 अप टू 10,000 कि लेस देन 10,000 लेस देन 10,000 मतलब एग्जैक्ट 10,000 की सी टैक्सेबल इतने कितना 12,000 और तेरा वैसे टैक्सेबल बनता है। 2 केसेस करके है ये रिलीजियस एरिया भी है नहीं रिलीजियस एरिया भी होना जरूरी है। ग्रांट एडवर्टाइजिंग राइट टू अ पर्सन फॉर पब्लिसिटी ऑन द प्रीमाइस ऑफ अ चैरिटेबल रिलीजियस ट्रस्ट एडवर्टाइजिंग राइट देते टैक्सेबल के एग्जाम्प्ट है
सिर्फ 5500, तभी टैक्सेबल। एडवर्टीजमेंट है कुछ और कह रहा हूँ, पढ़िया नहीं ਸਹੀ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਇਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਉਹ 'ਚ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀ ਸਪਲਾਈ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਐਨਜੀਓ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਸਾ ਐਂਡ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਡਿਸਪਲੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਐਡਵਰਟੀਜ਼ਮੈਂਟ ਅਗਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਟੈਕਸੇਬਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਟੈਕਸੇਬਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਅਮਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਪੜੀ ਤਾਂ ਐਗਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗੀ, ਟੈਕਸੇਬਲ ਹੈ। ऑर्गेनाइज्ड अ बास्केटबॉल ट्रेनिंग कैंप फॉर कोचिंग फॉर द टीनेजर, बास्केटबॉल ट्रेनिंग कैंप टैक्सेबल के एग्जाम्प्ट एग्जाम्प्ट बताओ किधर, स्पोर्ट्स बाय चैरिटेबल एग्जाम्प्ट, रिक्रिएशनल एक्टिविटी, और रिक्रिएशन में क्या आएगा, ऐसा कुछ आएगा स्पोर्ट्स आर्ट एंड कल्चर, आर्ट एंड कल्चर होता फिर इंडिविजुअल, स्पोर्ट्स है था चैरिटेबल, और ऊपर के लिए क्या सी 12 बेबी तक ही बन गया चैरिटेबल, रिक्रिएशनल एक्टिविटी स्पोर्ट्स बाय चैरिटेबल इज एग्जाम्प्ट। ठीक है जी, कहना यू रिक्वायर्ड टू कंप्यूट टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई, टैक्सेबल कितना हो गया जोड़ियो मड़ाया 2,12,000 2,17,500 हो गया। ठीक है जी, ऐसे करके आपके झोले कितने नंबर आ जाएंगे 2,17,500। अभी तक अगर आपको लॉ याद है तो कितने नंबर मिले आपको, पूरे पूरे आउट ऑफ पूरे। ਹੁਣ ਇੱਕ 7ਵਾਂ क्वेश्चन रह गया, एक 8वां क्वेश्चन रह गया। देखो ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ पेपर कर लिया, 7वां ਤੇ 8वां 2 क्वेश्चन रह गए। ਇਹ 2 क्वेश्चन जो भी है 8वां क्वेश्चन थ्योरी होगा प्योर, एक क्वेश्चन तो छड्डना ही ਹੁੰਦਾ ना, 8वां क्वेश्चन ਛੱਡੋ बिंदास, थ्योरी होगा प्योर। आ देखो ਜਿਹੜਾ 8वां है ना ये थ्योरी है, एक्सप्लेन सीमलेस फ्लो ऑफ क्रेडिट अंडर द जीएसटी, मतलब जीएसटी ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਬੰਦਾ ਤੀਜਾ ਬੰਦਾ ट्रांसफर ਹੁੰਦਾ ਜਾਊਗਾ, ਉਹ ਸਮਝਾਣਾ है। with reference to the registration is आधार नंबर not assigned, अगर आधार नंबर नहीं असाइन तो फिर उन्हें की करना है, डिटरमाइन रजिस्ट्रेशन चैप्टर च है सारा, डिटरमाइन द सिचुएशन, ये एक चैप्टर नंबर 1 है बेसिक्स ऑफ जीएसटी, जेड़ा अपनी बुक च है ही नहीं, ये तो मैंने रखा ही नहीं हुआ बुक में, ये रजिस्ट्रेशन चैप्टर च है। डिटरमाइन द सिचुएशन, इशुएंस ऑफ क्रेडिट नोट, मैक्सिमम टाइम लिमिट फॉर डिक्लेयरिंग अ क्रेडिट नोट इन द जीएसटी रिटर्न, क्रेडिट नोट करो तक डिक्लेयर कर सकते हैं, ये आप तुहानू दस्सिया पिया, क्रेडिट नोट कदों तक दिखा सकते होंगे, कदों तक दिखा सकते हैं पता ही नहीं होना। 3 नवंबर या एनुअल रिटर्न वही लिखा हुआ है, फ्रॉम डेट ऑफ इनवॉइस करो तक थोड़ी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी घटूगी, वो वाली गल लिखी हुई है, ये आप किया हुआ है, पर ये सारा छड़ दो। ठीक हो गया, वो आ गया बी, आ गया ए, 8 का ए, 8 का ये सौखा है। 8 का एक ही कह रहे हैं, स्टेट इन द शेड्यूल ऑफ सप्लाईज विच हैव टू बी, डिटरमाइन द कैटेगरी, शेड्यूल 2 का क्वेश्चन है, गुड है सर्विस है या डीम सप्लाई है, ये अपन आंदा है, शेड्यूल 2 शेड्यूल 3, सर्विस बाय अ कोर्ट और ट्रिब्यूनल एस्टैब्लिश्ड अंडर एनी लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स, सप्लाई है या सप्लाई नहीं है, सर्विसेज बाय अ कोर्ट और अ ट्रिब्यूनल नॉट अ सप्लाई, ट्रीटमेंट और अ प्रोसेस अप्लाई टू अनदर गुड, किसी और दे गुड ते काम करना, सर्विस है कि गुड्स है, सर्विस, इसका नाम क्या होता है, जॉब वर्क, क्या बात है। Goods forming part of the business asset which are transferred or disposed of under direction of the person carrying on the business no longer to form part of those asset. Goods forming part of the business asset, जेडे business asset सी ਆਪਾਂ ट्रांसफर करते या डिस्पोज ऑफ करते, ठीक है, क्यों, क्योंकि अंडर डायरेक्शन ऑफ अ पर्सन कैरिंग ऑन द बिजनेस सो एज नो लॉन्गर टू फॉर्म पार्ट ऑफ दोज एसेट, बिजनेस एसेट ट्रांसफर करते, गुड्स हेल्ड नु डीम सप्लाई मानते हैं शेड्यूल 2 च कि गुड्स ट्रांसफर नु, बिजनेस ट्रांसफर नु हेल्ड नु, इत्थे की हो रहा है ट्रांसफर, ते यह सप्लाई नहीं है। पर एक होर गल है, एक होर गल है, शेड्यूल 1 भी लग सकता है, गुड्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द बिजनेस एसेट आर ट्रांसफर्ड, मतलब आए इस चाहे है, ओवला क्यों नहीं लग रहा है उलास, जेड़ा तू कहना गुड्स हेल्ड वाला ओवला लॉ क्यों नहीं लग रहा, उत्थे पूरे का पूरा बिजनेस ट्रांसफर होना चाहिए, इतने बिजनेस पूरा नहीं ट्रांसफर होते, कल्ले गुड ट्रांसफर हो रहे हैं, खाली गुड ट्रांसफर हो तो शेड्यूल 1, पूरा बिजनेस ट्रांसफर हो तो शेड्यूल 2, पूरा बिजनेस ट्रांसफर हो तो डीम सप्लाई नहीं है,
ठीक है, पर अगर गुड्स हेल्ड एंड बिजनेस डिसकंटिन्यूड, गुड्स पए है तो बिजनेस डिसकंटिन्यू हो गया, फिर डीम सप्लाई है। ये तो शेड्यूल वाला आना चाहिए। गुड्स फॉर्म पार्ट ऑफ द बिजनेस आर ट्रांसफर्ड और डिस्पोज्ड ऑफ, ठीक है, सो एज नो लॉन्गर फॉर्म पार्ट ऑफ एसेट। द डिस्क्रिप्टिव भी लिखना है वैसे भी तुसी, तेरा की लिख दोगे, डीम सप्लाई मान लेंगे प्रोवाइडेड दैट एफ आईटीसी अवेल किया हो, और अगर आईटीसी अवेल नहीं किया तो डीम सप्लाई नहीं मानेंगे। एक बार के लिए इसको सप्लाई मानना चाहिए, मतलब दो जो कुछ भी हो तो लेना ही है ना। एज्यूम की करोगे आईटीसी लिखता कि नहीं लिखता, एज्यूम आईटीसी लिखता। सेल ऑफ लैंड नॉट अ सप्लाई, परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट ऑन व्हिच आईटीसी हैव बीन, काउंट किया आएगा। थर्ड पॉइंट तो फिफ्थ पॉइंट सेम सेम थोड़ी पूछूगा। थर्ड पॉइंट का क्या आंसर है, डीम सप्लाई। फिर आई नहीं पता शेड्यूल 2 वाला ही होवे, बिजनेस चलता लाया ट्रांसफर करता, चलता लाया बिजनेस ट्रांसफर करता, फिर ओला भी हो सकता है पॉइंट। चलो 4 नंबर तक पक्के झोली है। पहला नॉट अ सप्लाई, फिर नॉट अ सप्लाई, फिर सप्लाई। आंसर देखिए, पहला नॉट अ सप्लाई, फिर सप्लाई ऑफ सर्विस, शेड्यूल 2 है, सप्लाई ऑफ गुड्स है। बस वो ये तो नहीं पता लग गया की चीज है। अगला फिर तो नॉट अ सप्लाई ते लास्ट सप्लाई। बस 4 हो गए, ठीक है, इन्हों छो पॉइंट नो। ऊपर आ जाओ, तू वो ला दे थ्योरी ते 5 नंबर केड़े चैप्टर में देगा। नहीं एक मिनट आई नहीं। अच्छा ये जिम्मे 2 क्वेश्चन पूछे 3 + 2 ते 5 जे अटैम्प्ट भी करना पैंदा थानू क्रेडिट नोट आंदा सी ना, इन्ना तुम दस्या हुआ क्रेडिट नोट दा ना नहीं करनी। हाँ आंदा सी, तो अटैम्प्ट हो जाता, ये भी आंदा सी आपां नू। ऊपर आ जाओ, एक्सप्लेन इन ब्रीफ द प्रोविजन रिक्वायरिंग इशुएंस ऑफ ई इनवॉइस। ई इनवॉइस ते 5 नंबर ला दे। ई इनवॉइस कितने है ये, डॉक्यूमेंट इस चैप्टर, ये नहीं आता आपको। 7A, 7A की चीज है, you are required to calculate the interest payable with reference to the rule 88B. Further calculation of the interest payable if the amount 80,000। ये ला दे पेमेंट ऑफ टैक्स थे 5 नंबर, पेमेंट ऑफ टैक्स, ठीक है। तो अपना ये ला लो भी 10 नंबर, 10 नंबर का पेपर पिछू होगा थ्योरी थ्योरेटिकल चैप्टर चो। 10 नंबर चो यूजली ऐ होंगे भी 5 नंबर का अटैम्प्ट हो जाता, 5 नंबर का होंगे जो अटैम्प्ट नहीं होंगे। मान लो आवला पेपर आंदा, आवले पेपर च की है जो 7वां क्वेश्चन है, ये दोनों थ्योरेटिकल टॉपिक्स चो है, पर जो 8वां क्वेश्चन है 8वें क्वेश्चन का ए पार्ट वो मूरले चो आ गया है ना। तो अगर 7वां मान लो थ्योरी सारे चैप्टर छड़ के गए जेडे हाले तक आप नहीं किए, वो चैप्टर अगर सारे भी छड़ के जाने हो, 7वां ना करो 8वां करो, 8वें का ए पार्ट तो थोड़ा होंगे पे, कला बी पार्ट रहेगा क्रेडिट नोट वो भी भोर दियो, मतलब 50 चो 49 50 चो 45 नंबर का पेपर थोड़ा हो गया। जैन 26 के बेस से 50 चो 45 नंबर का पेपर थोड़ा हो गया। चलो एक दो उत्थे भी ऐसे काउंट रिकॉर्ड उन्हें तो थोड़ा दस ही दूंगा मेन मेन का। चलो आज के लिए बहुत है इतना। और जो ब्याज है जो आप पेमेंट ऑफ टैक्स का चैप्टर करांगे ना, वो ब्याज वाला क्वेश्चन कर लेंगे।